हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। आज की वीडियो अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 12th बोर्ड्स के बच्चों के लिए और जिनका इकोनॉमिक्स ऐसे कोर सब्जेक्ट है, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के पास या आप लोगों के साथ एडिशनल सैंपल क्वेश्चन पेपर्स जो अभी रिलीज किए गए हैं। किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा। जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन अगेन मेरा पूरा का पूरा फंडामेंटल और मेरा पूरा का पूरा तरीका पेपर को एनालाइज करवाने का रहेगा। सीबीएसई किस तरह से आप लोगों से आंसर एक्सपेक्ट करता है कि आप लोग किस तरह से आंसर्स करें, उसके पर्सपेक्टिव में पूरा का पूरा पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले डिस्कस करने से पहले जो मैंने हर वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है एक बार फिर से आप लोगों के साथ डिस्कस कर देते हैं। और वो डिस्कस क्या है कि पूरे के पूरे एग्जाम का पैटर्न एक बार देख लेते हैं कि पैटर्न क्या है। पैटर्न बार बार क्यों आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, ताकि आपके माइंड में जब जब आप ये वीडियो देखो आपके माइंड में ये चीजें स्टैब्लिश हो जाए कि हमें पूरे के पूरे पेपर को किस हिसाब से करना है। क्योंकि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं तो ये आपको चीज माननी पड़ेगी। आप अभी एक्सेप्ट कर लेंगे इस चीज को तो लॉन्ग रन में फायदे में रहेंगे और आप लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आओगे अपने एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहली चीज आप लोगों ने क्या समझनी है कि जो अभी सीबीएसई का एडिशनल पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर अभी आया है, राइट, 12th क्लास के लिए आप लोगों का, इसके अंदर आप लोगों को एक चीज पता है कि आपके जो टोटल टाइम अलाउड रहता है पेपर को करने के लिए वो 3 घंटे का रहता है और मैक्सिमम जो आपके मार्क्स होते हैं वो 80 मार्क्स होते हैं। उन 80 मार्क्स को किस तरह से सेग्रीगेट किया आप लोगों को पता है कि पूरी यूनिट को आपके 2 सेक्शन में बांटा गया है। एक आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेक्शन है, दूसरा आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सेक्शन है। थर्ड अगर मैं बात करता हूं तो इस पूरे के पूरे पेपर के अंदर 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि टोटल क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं बच्चों? टोटल क्वेश्चन होंगे 34। उन 34 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जो होंगे वो किसके होंगे? आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से भी 10 क्वेश्चन आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के रहने वाले हैं और आपके जो 10 क्वेश्चन है वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रहने वाले हैं। ये चीज सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है। उसके बाद बेटा हमारे पास कितने क्वेश्चन बच जाते हैं? उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन बचते हैं 14। कितने क्वेश्चन बचते हैं? 14 क्वेश्चन बचते हैं। उन 14 क्वेश्चन में से भी 4 क्वेश्चन जो है हमारे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं और वो कितने मार्क्स के रहने वाले हैं? हमारे 3 मार्क का एक क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद बेटा अगेन हम बात करें तो हमारे पास कितने टोटल क्वेश्चन रह जाते हैं? 10 क्वेश्चन रह जाते हैं और 10 क्वेश्चन को फिर फर्दर कैसे बांटा गया है? 6 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन की कैटेगरी में। 6 क्वेश्चन जो होंगे आपके 4 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे और 4 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके वो 6 मार्कर क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये आपका कहीं ना कहीं पैटर्न है किसके लिए? 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर ये लिखा गया दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 6 short answer type questions of 4 marks answered in 80 to 100 words and the paper consists of 4 long answer questions of 6 marks that need to be answered in 100 to 150 words। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, आज की पूरी वीडियो रहने वाली है कि सीबीएसई किस तरह से एक्सपेक्ट करता है और सीबीएसई किस तरह से आंसर देता है। तो मैं उसी चीज को खोलकर आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा डिटेल में रखने वाला हूं। लेकिन अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं अपने एग्जाम के अंदर तो एक चीज का ध्यान रखिएगा और वो चीज क्या है? सिंपल सी बात है, ये वर्ड लिमिट। ये वर्ड लिमिट आपके लिए मूल मंत्र है, याद रख लीजिए। आज अगर आपने वर्ड लिमिट के अंदर आंसर किए और आंसर को बहुत बेहतर तरीके से एग्जामिनर को समझा दिया तो आप मानकर चलिएगा कि आप अपने एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा स्कोर करने वाले हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स आप लेके आने वाले हैं। लेकिन अगर आपने वर्ड लिमिट्स को एक्सीड किया और फिर भी अगर आप नहीं एग्जामिनर को आंसर समझा पाए तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं डिमिनिश होते चले जाएंगे। आपको बताऊंगा भी, डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ में ये भी बताऊंगा कि सीबीएसई किस तरह से आंसर आप लोगों को देता है, आप लोगों की मार्किंग करता है। देखिए बेटा, तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चंस के ऊपर आता हूं तो क्वेश्चंस के ऊपर आने से पहले ये देख लीजिए एक बार सबसे पहले ये देख लीजिए कि कैसे आर्किंग दे रही है। 1 मार्क ईच है तो 1 लाइनर में इसका आंसर होगा। 4 शॉर्ट आंसर टाइप है, 3 मार्क का है, 60 टू 80। जो हमारे 4 मार्कर क्वेश्चंस रहेंगे उनका आंसर रहेगा 80 टू 100 वर्ड्स के बीच में और जो 6 मार्कर क्वेश्चंस रहेंगे उनका आंसर रहेगा 100 टू 150 वर्ड्स के बीच में। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आइए 1 बाय 1 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और इनके आंसर्स भी देखते हैं कि किस तरह से आंसर्स दिए गए हैं और आंसर करवाए गए हैं, बताए गए हैं सीबीएसई के द्वारा। अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है सर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, यानी कि दिए गए स्टेटमेंट्स को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से पढ़िए। आपने स्टेटमेंट पढ़नी है और स्टेटमेंट का आंसर करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कहता है? कहता है द लेवल ऑफ कंजम्पशन हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ द सेविंग इंडिविजुअल कैन एक्यूमुलेट ओवर द टाइम। कहता है सर जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन का लेवल का बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। कहता है यानी कि हम सीधे की सेंस में ये बोल सकते हैं कि हमारा जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे किसके ऊपर? सेविंग के ऊपर। किसके ऊपर? सेविंग के ऊपर। यानी कि कंजम्पशन का कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्टली डिपेंड करता है या फिर डायरेक्टली इंपैक्ट करता है किसको? हमारी सेविंग्स को, जिसको हम एक्यूमुलेट करते हैं यानी कि जिसको हम इकट्ठा करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी सर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जितना ज्यादा यानी कि जितना कम हम लोग क्या करेंगे
जितना ज्यादा हमारा क्या कहता है सर, यहाँ पे देखिए कि जितना ज्यादा हमारा कंजम्पशन होगा उतना ज्यादा ही हमारी क्या होगी, सेविंग होगी, राइट। तो एक बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आगे क्या कहता है सर, हायर कंजम्पशन रेट ऑफन लीड टू लोअर सेविंग। अगर ज्यादा कंजम्पशन करते हैं तो इसकी वजह से कम सेविंग होती है, वहीं पर अगर कम कंजम्पशन करते हैं तो उसकी वजह से हमारी ज्यादा सेविंग होती है। ये स्टेटमेंट भी कैसी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, कहता है इस स्टेटमेंट के संदर्भ में आपको सही चूज ऑप्शन करना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहले बोलता है कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, कि पहली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है और दूसरी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, कि भाई स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारी फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 जो हमारी ट्रू है। और तीसरी स्टेटमेंट है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, कि दोनों स्टेटमेंट हमारी पहली और दूसरी स्टेटमेंट दोनों सही है। और चौथा हमारे पास है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। अब जब आप लोगों को इसके आंसर करना है तो आपको किस तरह से आंसर करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये बिल्कुल सही बात है कि भाई दोनों स्टेटमेंट क्या है, हमारी सही है, राइट। दोनों स्टेटमेंट क्या है, हमारी सही है, क्योंकि हमारे कंजम्पशन का, राइट, और सेविंग्स का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ज्यादा कंजम्पशन होगी तो ज्यादा मतलब ज्यादा कंजम्पशन करेंगे तो कम सेविंग होगी, और अगर कम सेविंग करेंगे तो उससे मतलब ज्यादा कंजम्पशन हमारी देखने को मिलेगी, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब इसका आंसर कैसे करना है आप लोगों ने, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपने आंसर कैसे करना है। आपने अपनी आंसर शीट उठाई, आंसर शीट के अंदर अब आप लोगों को पता चलता है, एक चीज पता चली आप लोगों को पता चला सर कि जो इसका राइट आंसर है, जो इसका राइट आंसर होने वाला है, ये जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट है, इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या है इसका, कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी आंसर शीट के अंदर, जो आपने आंसर शीट उठानी है उसके अंदर लिखना है आपने आंसर 1, और उस आंसर 1 के साथ में आप लोगों ने क्या लिखना है, सी ऑप्शन। और सी ऑप्शन का मतलब क्या है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपने सीधा बस इस चीज को रिप्रेजेंट कर देना है और उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना, बस इतनी चीजें लिखकर छोड़ देनी है। अगर आपका ये क्वेश्चन सही है, आपने इसको सही प्रेडिक्ट किया, तो आपको इसको बिल्कुल 1 नंबर पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। एग्जामिनर आपको यहाँ पर पूरा का पूरा 1 मार्क्स देने वाला है। यानी कि ये स्टेटमेंट आपने डायरेक्टली उठाई और इस स्टेटमेंट को आपने क्या कर दिया, वहां पर पुट इन कर दिया, सिंपल सी बात है। इसके अलावा आप लोगों ने और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, कहता है व्हाट इज द पोटेंशियल आउटकम ऑफ इंप्लीमेंटिंग सोशल पॉलिसीज दैट improve areas like healthcare, education or environment regulations but do not directly affect the industrial productions or economic activity। तो ये आपसे एक बेसिक सा वन लाइनर सा क्वेश्चन दे दिया कि भाई व्हाट आर द पोटेंशियल आउटकम, क्या आउटकम निकल कर आएगा इंप्लीमेंट करने की वजह से, किसका जो सोशल पॉलिसीज हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे कि हमारी हेल्थ केयर से रिलेटेड पॉलिसीज है, एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज है, या फिर इन्वायरमेंटल रेगुलेशन से रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज है, क्या इसका इफेक्ट, कहता है बट इसका डायरेक्टली इफेक्ट हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर नहीं होता है। तो अगर आप लोगों को, जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता होगा कि इन चीजों का जो हमारी सोशल पॉलिसीज होती है, इसका जीडीपी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका अगर मैं आंसर लिखूंगा तो इट डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, जीडीपी ऊपर इसका कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। बेसिक सी बात इसके अंदर यही है। और इसी तरह से कुछ आंसर यहां पर सीबीएसई ने भी देखने को बताया है या फिर सीबीएसई ने भी लिखा है इसके अंदर, और ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा ऑप्शन भी है, क्योंकि इसके अंदर 1 मार्कर के अंदर क्वेश्चन है, तो इसके अंदर भी स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, और जो कि यहां पर अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों को भी अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि इसके अंदर जो है हमारे जीडीपी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इट वोंट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द जीडीपी, राइट। तो इसका अगेन आंसर कैसे दिया गया है, सेकंड ऑप्शन लिखा और सेकंड सॉल्यूशन लिखा, और सेकंड ऑप्शन के अंदर डी ऑप्शन लिखा और उसमें लिखा नो इंपैक्ट ऑन द जीडीपी एंड द वेलफेयर, राइट। तो इसके ऊपर भी जीडीपी और वेलफेयर के ऊपर कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब थर्ड स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोग तसल्ली से क्वेश्चन को समझ लें, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन आप जितनी अच्छी तरह से समझ लेंगे उतना ज्यादा ही मजा आप लोगों को आएगा आंसर करते टाइम पर भी। देखिए आगे क्या कहता है सर, एज एन इकोनॉमिक एनालिस्ट, आप क्या है, एक इकोनॉमिक एनालिस्ट है, और इकोनॉमिक एनालिस्ट जो है वो स्टडी कर रहा है द इन्वेस्टमेंट पैटर्न इन एन इकोनॉमी, कि एक इकोनॉमी के अंदर किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जा रही है, यानी कि किस किस सेक्टर के अंदर किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जा रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आगे क्या कहता है, यू ऑब्जर्व अ कंसिस्टेंट कोरिलेशन बिटवीन द चेंजेस इन द इकोनॉमी, इनकम लेवल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द इन्वेस्टमेंट। और आपने क्या देखा, कहता है यू ऑब्जर्व अ कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब क्या, रेगुलर कोरिलेशन है, यानी कि एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, चेंज इन द इकोनॉमी, इनकम एंड द लेवल ऑफ द
कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द इन्वेस्टमेंट, कि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इकोनॉमी की इनकम के अंदर क्या आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। Which type of investment is most likely represent in such a scenario? तो इस सिनेरियो के अंदर आप लोग देखेंगे कि कैसी इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाती है, यानी किस तरह की इन्वेस्टमेंट है। तो आप लोगों को पता है कि फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसके अंदर, कैपिटल एसेट के अंदर। जब आप कैपिटल एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको बोला जाता है फिक्स एसेट। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहां पर यह बोला जा रहा है कि आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक क्या है, कंसिस्टेंट कोरिलेशन है। कैसा है, कंसिस्टेंट कोरिलेशन है, यानी कि लगातार एक पॉजिटिव कोरिलेशन देखने को मिल रहा है किसके बीच में, इकोनॉमी की इनकम लेवल के बीच में, राइट, इकोनॉमी की इनकम लेवल के बीच में, और साथ ही साथ में उसकी इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या है, एक प्रॉपर चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो ये किस टाइप के इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो फिक्स टाइप की इन्वेस्टमेंट तो है नहीं है, इंडिपेंडेंट तो है नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि सर एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, ऑटोनॉमस भी नहीं है, राइट, ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो ये किस तरह की इन्वेस्टमेंट है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। किस तरह की है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। और इसका आंसर भी आपने कैसे करना है, आपने सिंपल सी सेंस में इसका आंसर करना है। आपने लिखना है सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3, और इसका राइट आंसर क्या है, आपने लिखना है ब्रैकेट में, जो राइट आंसर है वो क्या है, इसका बी है, और बी का मतलब क्या है यहाँ पर, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्या लिखना है आपने, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और ऐसे लिखकर आपने क्या कर देना है, ऐसे छोड़ देना है। और जैसे ही आप इसको ऐसे लिखकर छोड़ देंगे, एग्जामिनर जैसे ही आपका देखेगा कि आपने इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट लिखा है, यानी कि आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल कैसी है, सही है, और इसको देखते ही आपको वो क्या कर देगा, 1 मार्क्स एलोकेट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। कहता है सारा एक फॉरेन इन्वेस्टर्स है, कैसी है, एक फॉरेन इन्वेस्टर है, राइट। और ये भी कैसा क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। कैसा है ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, जी सर। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है आपकी जो सारा है वो एक फॉरेन इन्वेस्टर है। कैसी इन्वेस्टर है, एक फॉरेन इन्वेस्टर है, राइट। डिसाइड करती है कि वो इन्वेस्ट करेगी एक कंपनी के अंदर जो लोकेटेड है इंडिया के अंदर, यानी कि एक फॉरेनर है, वो सोच रहा है कि वो इंडिया के अंदर क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। उन्होंने क्या करा, परचेज करा, सबसे पहले परचेज कर लिया शेयर ऑफ द कंपनी, और दूसरा एंड ऑल्सो बाइज सम रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज इन इंडिया, यानी कि पहले तो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या किया उन्होंने, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। एट द सेम टाइम अ लोकल कंपनी फ्रॉम इंडिया इन्वेस्ट इन अ फॉरेन कंट्री बाय एक्वायरिंग अ फैक्ट्री एंड अ मशीन देयर, यानी कि उसी समय क्या हुआ कि एक लोकल कंपनी इंडिया की थी, उसने क्या करा, इन्वेस्ट कर दिया फॉरेन कंट्री के अंदर, और फॉरेन कंट्री के अंदर क्या किया उसने, फैक्ट्री और मशीन्स को क्या कर दिया, वहां पर परचेज कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, कौन सा कंपोनेंट, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट आर बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड हियर, यानी कि अब आपको सीधी सीधी सी बात ये बतानी है कि कौन सा कंपोनेंट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बता रहा है या फिर बताएगा इस चीज को। सबसे पहले बात आप लोगों से क्या कहता है, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले क्या कहता है आप लोगों से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो एंड आउटफ्लो। दूसरा कहता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तीसरा क्या कहता है, फॉरेन एड रिसीव्ड बाय इंडिया। चौथा कहता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए एंड बी। दूसरा आपके पास है ऑप्शन ए एंड सी, और तीसरा है आपके पास ऑप्शन बी एंड डी, और चौथा आपके पास है ऑप्शन ए एंड डी। अब आप लोग जब इसका आंसर करेंगे तो आप लोगों को अगेन कैसे आंसर करना है इसका, आप लोगों को सीधे सीधे सेंस में बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो एक तरफ क्या है, सारा जो है वो इन्वेस्ट कर रही है, और दूसरी तरफ जो है एक इंडियन कंपनी जो है वो भी इन्वेस्ट कर रही है वहां के एसेट के अंदर। तो कैपिटल अकाउंट के ऊपर कैसे इंपैक्ट देखने को मिलेगा वो आप लोगों ने इसके अंदर बताना है। चलिए आइए समझते हैं कि क्या इंपैक्ट होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या बेटा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो है और आउटफ्लो है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो एंड आउटफ्लो की बात की जा रही है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए तो है यहां पर। और दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या आपको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल रही है, जी सर ये भी है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनफ्लो और आउटफ्लो भी देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को देखने के लिए इस सीक्वेंस के अंदर मिलेगी। फॉरेन एड रिसीव्ड बाय इंडिया तो नहीं होगा इसके अंदर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज नहीं हो रहा है यहाँ पर, राइट। तो ये दो चीजें तो नहीं होंगी। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ए, कि ऑप्शन ए एंड बी बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, और इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। तो ए आंसर जो होगा इसका करेक्ट रहना चाहिए। आइए इसका आंसर एक बार देख लेते हैं कि सीबीएसई ने इसका आंसर क्या डिफाइन किया हुआ है। तो अगर मैं इसका आंसर आप लोगों के साथ दिखाता हूं तो ये देखिए, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा वो क्या है, ऑप्शन ए है। और ऑप्शन ए क्या है बेटा हमारा, ऑप्शन ए एंड बी आर दी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन ए एंड बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाले हैं।
अब इसी तरह से बेटा हमने क्या करना है, फिफ्थ क्वेश्चन को एक बार कंसिडर करना है। और फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या बोला गया, सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इसलिए कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करिएगा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्कोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन शर्त सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप लोग के साथ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से आप लोग के क्लियर होने चाहिए, तभी आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आप लोग बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और आप हमारे द्वारा पढ़ना चाहते हैं या फिर हमसे असिस्टेंस लेना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे द्वारा जो कोर्सेज हैं वो डिफरेंट लॉन्च हो चुके हैं। तो अगर आप चाहें तो उन कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आप ये प्रोमो कोड लगाएंगे तो आपको एडिशनल 20 to 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी कोर्स की फीस रहेगी। तो आप जाकर वहां से परचेज कर सकते हैं अड्डा 247 की एप्लीकेशन के ऊपर जाकर। अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सर टिम वेंट टू द सुपरमार्केट विद ₹5,000 इन हिज वॉलेट टू बाय ग्रोसरीज फॉर हिज फैमिली। ओके, तो हमारे जो टिम भाई साहब है वो सुपरमार्केट चले गए 5,000 रुपए जेब में डालकर, क्या करने के लिए, ग्रोसरीज खरीदने के लिए चले गए। उन्होंने क्या परचेस करा, उन्होंने वेजिटेबल परचेस करे, फ्रूट्स परचेस करे और अदर हाउस होल्ड आइटम्स को परचेस करा, पेइंग द रिस्पेक्टिव प्राइसेस एट द काउंटर। उन्होंने क्या करा, ये सामान खरीदा और 5,000 रुपए लेके गए थे, तो अमाउंट वहां पर पे कर दी, जो भी अमाउंट आई। तो विच फंक्शन ऑफ द मनी वॉज बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड इन द रियल लाइफ सिनेरियो। अगर मैं रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर आपसे पूछूं तो कौन सा फंक्शन मनी का यहाँ पर बताया गया है। तो यानी कि आप लोगों को पता है ये क्वेश्चन कैसा है, कहां से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग से है। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कर वही बच्चा पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर होंगे। मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड भी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। सबसे पहले यहां पर क्या कहता है, सबसे पहले यहां पर कहता है यूनिट ऑफ लेबर। अच्छा, सेकंड स्टोर ऑफ वैल्यू, ओके, थर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फोर्थ क्या कहता है यहां पर मेजर्स ऑफ क्रेडिट वर्थीनेस। ओके, तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे और थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि यूनिट ऑफ लेबर ऐसा तो कोई हमारे पास मनी से रिलेटेड फंक्शन था नहीं। दूसरी बात अगर मैं यहां पर करता हूं तो हमारे पास स्टोर ऑफ वैल्यू, जी हां बिल्कुल इसकी स्टोर ऑफ वैल्यू है। सेकंड क्या है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि इसका ऑप्शन जो बिल्कुल सही होने वाला है वो होगा बी एंड सी आर करेक्ट। और बी एंड सी आर करेक्ट का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। तो आप लोग इसके अगेंस्ट क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या है आपका, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5, और इसका जो आंसर है वो बी, और बी का मतलब क्या है आपका ऑप्शन बी एंड सी। ये आप आंसर करने वाले हैं, और जैसे ही आप ये आंसर करेंगे आपका एग्जामिनर आपको 1 मार्क्स दे देगा। आइए अब जल्दी से देख लेते हैं कि सीबीएसई इसका आंसर क्या बताता है। सीबीएसई ने भी इसका आंसर क्या बोला हुआ है, दैट बी एंड सी विल बी द राइट आंसर ऑफ इट, राइट। अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है आप लोगों से, एज अ बैंकिंग एक्सपर्ट एनालाइजिंग, कहता है एज अ बैंकिंग एक्सपर्ट एनालाइजिंग द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ चेंज इन द रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑन क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, विच ऑप्शन डू यू बिलीव इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्या कहता है, एज अ बैंकिंग एक्सपर्ट, एक बैंकिंग एक्सपर्ट जो है वो एनालाइज कर रहा है कि कौन सा पोटेंशियल इफेक्ट डालेगा, किसके ऊपर इफेक्ट होगा, किसका पोटेंशियल इफेक्ट होगा अगर हम चेंज कर देते हैं किसकी, रिजर्व की रिक्वायरमेंट की, कब क्रेडिट क्रिएशन करते टाइम पर, जो कमर्शियल बैंक्स के द्वारा किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन जो होगा वो ज्यादा बेहतर होगा। इट विल डिक्रीज एज बैंक्स विल हैव टू होल्ड मोर रिजर्व्स, okay, it will increase as banks will have more excess reserves to lend out, it will remain unaffected as it depends on the other factors. Number 4, it will become entirely dependent on the central bank's action. किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कहता है सेंट्रल बैंक के एक्शंस के ऊपर क्या करने वाला है, वो डिपेंड करने वाला है। देखिए अब ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। कहता है आप एक बैंकिंग एक्सपर्ट है, तो क्या कहता है क्या पोटेंशियल इफेक्ट देखने को मिलेगा रिजर्व्स का, किसके ऊपर, क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर, जो कमर्शियल बैंक्स के द्वारा क्रेडिट क्रिएशन की जाती है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अगेन ये क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं किसका क्वेश्चन है, मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन है। तो कहता है इट विल डिक्रीज एज बैंक्स विल हैव टू होल्ड मोर रिजर्व, तो कहता है ये कम हो जाएगा क्योंकि बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा रिजर्व्स अपने पास होल्ड करके रखने पड़ेंगे। अच्छा, इट विल इंक्रीज एज बैंक विल हैव मोर एक्सेस रिजर्व टू लैंड आउट। तो क्या कहता है बेटा, क्रेडिट क्रिएशन करते टाइम पर अगर चेंज कर दिया जाए रिजर्व्स रिक्वायरमेंट के अंदर तो हमारा क्या होगा, तो इसके अंदर जो सही आंसर रहने वाला है बेटा वो रहने वाला है क्या, कि हमारा देयर विल बी इंक्रीज, राइट, देयर विल बी एन इंक्रीज एज बैंक्स विल हैव
मोर एक्सेस रिजर्व टू लैंड, क्योंकि बैंक्स के पास क्या होंगे, वो ज्यादा रिजर्व्स होंगे, ज्यादा एक्सेस रिजर्व्स होंगे लैंड आउट करने के लिए, इसलिए क्या है ये इंक्रीज होने वाला है। और इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि इसका ऑप्शन होने वाला है बी। तो बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है इस सिनेरियो के अंदर। 7वां क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। देखिए इन क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत ही आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस है, और कई बार ऐसे क्वेश्चंस जो है आपके स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आ जाता है, और अगर आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट तो आप बढ़िया तरीके से आंसर कर पाएंगे, वरना आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इन क्वेश्चनों के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगेन वन लाइनर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस एन इंक्रीज इन द consumer confidence leading to a surge in a consumer spending on goods and services. At the same time, the government implement an infrastructure development plan boosting public investment. How will these factors impact the equilibrium in the economy's aggregate demand and aggregate supply? क्या कहता है, कहता है सर इकोनॉमी के एक्सपीरियंसेस को देखकर एक कंज्यूमर जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि भाई हमें मार्केट के अंदर ठीक ठाक पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट के अंदर हमें अपने एक्सपीरियंस मतलब एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ जा रहा है, उसकी वजह से कंज्यूमर जो है अपनी स्पेंडिंग जो है गुड्स और सर्विसेज के अंदर कर रहा है, क्योंकि वो मार्केट के सेंटिमेंट्स को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट क्या है, उसी टाइम पर गवर्नमेंट क्या कर देती है, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर देती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान, कि गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ठीक ठाक पैसा जो है इन्वेस्ट कर देती है, जिसकी वजह से पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाती है। हाउ विल दिस फैक्टर, कैसे ये फैक्टर जो है वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर क्या करेंगे, इंपैक्ट डालेंगे, ये बात आप लोगों की यहां पर पूछी गई है। तो देखिए यहां पर अगेन देख लेते हैं, तो आप लोगों को पता है इसकी वजह से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी और एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगी, दोनों का इंक्रीज देखने के लिए मिलने वाला है। तो इसका अगेन आप लोगों ने आंसर कैसे देखना, देखो यहां पर कैसे आंसर दिया गया है, यहां पर ये आंसर दिया हुआ है 7th, और आप देखेंगे कैसे, अगेन ऑप्शन लिखा और उसके साथ में इंक्रीज जो है उसको बता दिया कि भाई क्या ऑप्शन दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। देखिए यहां पर भी कैसे आंसर दिया गया है, क्या कहता है सर, एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज एंड एग्रीगेट सप्लाई विल डिक्रीज रिजल्टिंग इन इन्फ्लेशनरी प्रेशर, यानी कि एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ेगी लेकिन एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। क्या कहता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखने को मिलेगा, यानी इन्फ्लेशन की सिचुएशन देखने के लिए एक इकोनॉमी के अंदर मिलेगी। एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई जो होगी वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से डिफ्लेशन देखने को मिलेगा। एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो अनचेंज रहेगी और एग्रीगेट सप्लाई जो होगी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से स्टैगफ्लेशन देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को पता है कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन। 4th क्या कहता है, एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज, एग्रीगेट सप्लाई विल इंक्रीज, दैट विल प्रमोट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ विद द स्टेबल प्राइसेस, राइट। तो डी ऑप्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड जो है और एग्रीगेट सप्लाई जो बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी वो इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलेगी, और उसके वजह से स्टेबल प्राइसेस होंगे कहीं ना कहीं पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर। जी हाँ, राइट। और अभी जो ये लेटेस्ट पेपर अभी आया है, एक चीज और समझ लीजिए, अभी जो ये लेटेस्ट पेपर रिलीज किया गया है सीबीएसई के द्वारा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि अभी जो आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन होने हैं, उन बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के अंदर कहीं ना कहीं इसी पैटर्न के ऊपर, इसी ट्रेंड के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो ये पेपर जरूर करिएगा, और मेरा जो ज्यादा ऑब्जेक्टिव है वो आपका इस चीज के ऊपर है कि मैं आप लोगों को इस चीज से अवगत करवा सकूं कि सीबीएसई आप लोगों से कैसे आंसर्स एक्सपेक्ट करता है, राइट। ज्यादा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्यों नहीं बात करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करवा दी जाती है, या फिर वीडियोस ऑलरेडी मेंशन है। बात की जाएगी कि किस तरह से आप लोगों को आंसर्स को प्रेजेंट करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप लोग स्कोर कर सके। और जो ज्यादा कंसर्न का एरिया रहेगा, जब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाऊंगा, यानी कि अभी आईईडी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, वहां पर उनके साथ थोड़ा सा ज्यादा टाइम दूंगा, क्योंकि मेन कंसर्न वही है कि बच्चों को आंसर कैसे लिखने चाहिए आईईडी के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है, 8th क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, अ कंट्रीज करेंसी एक्सचेंज, किससे क्वेश्चन है, कंट्रीज करेंसी एक्सचेंज के ऊपर क्वेश्चन है, किससे क्वेश्चन है, कंट्री करेंसी एक्सचेंज से। ओके, तो क्या कहता है सर, अ कंट्रीज करेंसी एक्सचेंज रेट अगेंस्ट अनदर करेंसी कैन अंडरगो चेंजेस ओवर टाइम। कहता है एक कंट्री की करेंसी जो है वो चेंज होती रहती है, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है दूसरी कंट्री के करेंसी के कंपैरिजन में, राइट। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि एक यूएस डॉलर जो है वो 80 रुपए इंडियन रुपीस के बराबर हो जाता है, कभी वो 76 हो जाता है, कभी वो 90 हो जाता है, यानी कि बढ़ता कम ज्यादा होता रहता है, राइट। अंडरगोज चेंजेस ओवर टाइम अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट। जी हाँ बिल्कुल, इसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर फर्क पड़ता है। चाइना's करेंसी हैज डेप्रिशिएटेड,
चाइना की करेंसी जो है उसमें डेप्रिसिएशन हुआ है सिग्निफिकेंटली अगेंस्ट जापान करेंसी, यानी कि जापान के संदर्भ में अगर एक साइड चाइना है एक साइड जापान है तो जापान चाइना की करेंसी जो है वो गिरी है, डेप्रिशिएट हुआ है उसकी वैल्यू में एज कंपेयर टू द जापान ओवर द पास्ट ईयर्स। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डेप्रिसिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू। तो इस डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होने वाला है, बोथ चाइना's एक्सपोर्ट टू जापान एंड इंपोर्ट फ्रॉम द जापान विल बिकम चीपर। अब देखो डेप्रिशिएट होने का मतलब क्या है, करेंसी की वैल्यू में कमी आ गई, यानी कि पहले जो था चाइना की जो करेंसी थी वो स्ट्रांग थी एज कंपेयर टू द जापानीज करेंसी, लेकिन जैसे ही डेप्रिसिएशन हुआ करेंसी के अंदर तो उस डेप्रिसिएशन की वजह से जो चाइना की करेंसीज है वो थोड़ी सी क्या पड़ेगी, ढीली पड़ेगी। अब ये कमजोर होने की वजह से क्या होगा, देखो तो सबसे पहले क्या कहता है, बोथ चाइना's एक्सपोर्ट टू जापान एंड इंपोर्ट फ्रॉम द जापान विल बिकम चीपर। अब चाइना जो एक्सपोर्ट करेगा और जापान से इंपोर्ट करेगा इसके ऊपर क्या होगा, आसान हो जाएगा। बोथ चाइना's एक्सपोर्ट टू जापान एंड इंपोर्ट फ्रॉम जापान विल बिकम एक्सपेंसिव, दोनों ही एक्सपेंसिव हो जाएंगे, राइट। चाइना's एक्सपोर्ट टू जापान विल बिकम मोर एक्सपेंसिव, चाइना जो एक्सपोर्ट करेगा जापान को वो एक्सपेंसिव हो जाएगा और इंपोर्ट जो होगा जापान से वो चीपर हो जाएगा, राइट। अब ध्यान से समझ लो, अब ध्यान से समझना, डेप्रिसिएशन की वजह से बेसिकली क्या होता है, डेप्रिसिएशन की वजह से एक्सपोर्ट जो है वो चीपर हो जाते हैं और जो इंपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। यानी कि अब जब वो एक्सपोर्ट करेगा, यानी कि चाइना जब जापान में एक्सपोर्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, चीपर हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। लेकिन जो इंपोर्ट करेगा वो इंपोर्ट करना क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की वजह से ये इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए, राइट। डी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, यस डी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये देखिए इसका आंसर क्या है, चाइना's एक्सपोर्ट टू जापान विल बिकम चीपर एंड इंपोर्ट फ्रॉम जापान विल बिकम मोर एक्सपेंसिव। क्या बन जाएगा, ज्यादा एक्सपेंसिव यहां पर रहने वाला है इस सिनेरियो के अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इमेजिन यू आर, कहता है अपने आप को मानिए दैट इमेजिन यू आर स्टडिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट विच कीप ट्रैक ऑफ अ कंट्री ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि आप बीओपी देख रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं कंट्री की हर ट्रांजेक्शन के ऊपर जो कि इसके साथ हो रही है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। इन दिस रिकॉर्ड देयर इज अ कैटेगरी कॉल्ड इनविजिबल आइटम। यहां पर एक रिकॉर्ड, आप लोगों को पता है जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपको इनविजिबल आइटम्स का एक अलग से कॉलम देखने को मिलता है। दीस आर ट्रांजेक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व फिजिकल गुड्स बट आर स्टिल इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी, राइट। इनविजिबल आइटम्स के अंदर क्या आता है कि फिजिकल गुड्स का इन्वॉल्वमेंट यहां पर नहीं होता है, आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोगों ने पढ़ा है ये चैप्टर तो आप लोगों को पता होगा, राइट। तो वहां पर उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन ये फिर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये इंपॉर्टेंस क्यों रखता है उसकी बात पूछ रहा है। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जांपल्स ऑफ एन इनविजिबल आइटम्स इन द बीओपी। तो बीओपी में कौन सा जो है वो बहुत अच्छा उदाहरण है, राइट, किस चीज का, इनविजिबल आइटम्स का। उससे रिलेटेड आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले आपसे पूछता है पीपल वर्किंग इन अदर कंट्री सेंडिंग मनी होम टू हेल्प देयर फैमिलीज। तो कहता है लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्रियों में काम कर रहे हैं और वहां से पैसा रेमिटेंस के फॉर्म में भेज रहे हैं। दूसरा क्या कह रहा है, बाइंग मशीन्स फ्रॉम अनदर कंट्री टू इंप्रूव हाउ वी मेक प्रोडक्ट हेयर, राइट। दूसरी कहता है क्या, मशीन्स को खरीदना दूसरी कंट्री से ताकि इंप्रूव किया जा सके प्रोडक्ट को यहां पर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूजिंग मनी टू बिल्ड अ फैक्ट्री इन ऑन कंट्री, राइट। क्या कहता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना है, कहां पर, किसके अंदर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर देना मनी के अंदर, ताकि हम क्या कर सके, एक फैक्ट्री जो है वो खोल सके अपनी कंट्री के अंदर। और फोर्थ बोलता है प्रोवाइडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू अ कंपनी इन अनदर कंट्री, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर क्या करना, सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करना। तो इनविजिबल क्या होगा बेटा, यहाँ पर इनविजिबल ट्रेड के अंदर आने वाला है डी वाला ऑप्शन। तो डी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो डी जो होगा वो बिल्कुल इसका क्या रहने वाला है, सही आंसर रहने वाला है। तो डी जो होने वाला है इसका राइट आंसर रहने वाला है, राइट। तो ये देखिए कंप्यूटर, प्रोवाइडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू अ कंपनी इन एन अनदर कंट्री। सो डी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करिएगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आए तो आप लोगों ने जरूर करने हैं, राइट। इसीलिए आप लोगों के साथ ये चीजें डिस्कस की जा रही है कि अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी करना शुरू नहीं किया तो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप हमारे साथ हमारी निगरानी में रहकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। और आप ज्यादा एडिशनल डिस्काउंट्स के लिए आप ये कोड लगा सकते हैं, ये कोड आप लगा सकते हैं। अगर आप ये कोड लगाएंगे तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट जो है वो पूरे के पूरे कोर्स के अंदर देखने को मिलने वाला है, जहां पर डिफरेंट टीचर्स जो है वो पढ़ाते हैं। अगला बात देखिए, यहां पर 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 11th क्वेश्चन आप लोगों से कहता है एक्सप्लेन द पिवटल कॉन्सेप्ट ऑफ
क्या कहता है सर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पिवटल का मतलब है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स, autonomous and accommodating items with the domain of balance of payment for India, providing 3 concrete and India specific example of both, along with a brief explanation of why each example fits the category. अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लो, बहुत अच्छी तरह से समझना। अब इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस में आपको मार्क्स किस तरह से मिलने वाले हैं, ध्यान से समझ लो एक बार, कैसे आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 3 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है सर एक्सप्लेन करिए क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको बताना है कि ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स, ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स का मतलब क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के संदर्भ में। ऑटोनोमस आइटम क्या होती है, एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के संदर्भ में। इसके साथ में कहता है प्रोवाइडिंग, इसके साथ में आपने तीन कंक्रीट इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल देने हैं, यानी कि इंडिया के संदर्भ में इन दोनों ट्रांजैक्शंस के, इन दोनों आइटम्स के आपने एग्जांपल देने हैं दोनों के, अलोंग विद अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ में आपने एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन भी करना है कि ऐसा क्यों होता है। अब इंटरेस्टिंग क्या है, आइए देखते हैं कि सीबीएसई किस तरह से इसका आंसर करता है। सबसे पहले सीबीएसई बताएगा आपको कि ऑटोनोमस आइटम्स क्या होती हैं, ध्यान से समझ लो और बाइफर्केशन देखना। अब मेरे प्यारे बच्चों ये पूरी के पूरी जो आपका क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है। तो 3 नंबर का मतलब क्या है, इसको बांट दो 2 पार्ट के अंदर। तो 2 पार्ट में बांटने का मतलब क्या है कि 1.5 मार्क्स का पूरा आपका एक पार्ट बनता है। यानी कि अगर आप ऑटोनोमस आइटम्स को एक्सप्लेन करते हो और इससे रिलेटेड 3 एग्जांपल देते हो तो 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और 1.5 मार्क्स जो है वो आपको एकोमोडेटिंग के मिलेंगे। सबसे पहले देखो ऑटोनोमस की, इसमें आपको बताया कि ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ऑटोनोमस आइटम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इन्होंने बताया कि ऑटोनोमस आइटम्स आर ट्रांजेक्शंस दैट आर ड्रिवन बाय फंडामेंटल इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड अकर्स विदाउट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस फ्रॉम द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशंस, राइट। सबसे पहले क्या कहता है, ऑटोनोमस आइटम्स क्या होती हैं, ये वो ट्रांजैक्शंस है दैट आर ड्रिवन बाय फंडामेंटल इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि इसका जो इंपैक्ट है वो किसकी वजह से होता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से होता है, और इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता है कंट्री की बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। यानी कि ये ऑटोनोमस आइटम्स जो होती है वो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं डालती है एक कंट्री की बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर, बल्कि इसका क्या रहता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये इंपैक्ट देखने को मिलता है। जो एग्जांपल स्पेसिफिक है इंडिया से, राइट, दिस आर द एग्जांपल डाटा स्पेसिफिक टू इंडिया। अब देखिए क्या क्या है जिसकी वजह से इंपैक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले देखिए एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, राइट, आपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो कहता है इंडियाज प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स सच एज टेक्सटाइल्स एंड ऑटोमोबाइल्स फॉर इंटरनेशनल मार्केट रिफ्लेक्टिंग ग्लोबल डिमांड, इसकी वजह से ग्लोबल डिमांड देखने को मिलेगी। सेकंड क्या कहता है, इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल्स, इंडियाज नेसेसिटी टू इंपोर्ट ऑयल टू मीट एनर्जी रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द बीओपी सिचुएशन। थर्ड यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस, यानी कि वन साइडेड ट्रांजैक्शंस। यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या, वन साइडेड ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा है। इट इंक्लूड्स रेमिटेंस फ्रॉम इंडियन सिटीजंस वर्किंग अब्रॉड और एड्स एंड ग्रांट नॉट टाइड टू द बैलेंस ऑफ द पेमेंट, तो यानी कि इसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। तो मेरे प्यारे बच्चों सीधी सी बात है, आपने सबसे पहले क्या करा, ऑटोनोमस आइटम का मतलब बताया कि ऑटोनोमस आइटम्स क्या होती हैं, और ऑटोनोमस आइटम्स का एग्जांपल दे दिया, और आपने बता दिया कि किस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालने वाली है। सीधी सी बात है। उसके बाद आप लोगों को बात की जाती है उसके सेकंड, जैसे आप ये 3 बता देंगे, ये 3 पॉइंट आपको बता देंगे, तो आपको यहाँ पर कितने मिल जाएंगे, 1.5 नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सेकंड बात यहां पर समझ लेते हैं। सेकंड आपसे पूछता है एकोमोडेटिंग आइटम, क्या पूछता है आपसे, एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं एकोमोडेटिंग आइटम्स की बात करता हूं तो एकोमोडेटिंग आइटम्स बेसिकली ली जाती है आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए, राइट, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग होती है। तो क्या कहता है, एकोमोडेटिंग आइटम्स आर ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन टू ऑफसेट इम्बैलेंसेस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। सीधी सी बात समझ लो, यानी कि अगर मैं एकोमोडेटिंग आइटम्स की बात करता हूं तो इसके अंदर वो ट्रांजैक्शंस आएगी जो सिर्फ और सिर्फ यूज की जाती है या फिर ली जाती हैं क्या करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए। एग्जाम्पल इसका आप दे सकते हैं, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, राइट, ये किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। दिस रिजर्व्स आर यूज्ड टू इंटरवीन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्टेबलाइजिंग द वैल्यू ऑफ द रुपीस, ये मनी की वैल्यू जो है यानी रुपीस की वैल्यू जो है उसको स्टेबलाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। सेकंड आपसे कहता है इंटरनेशनल बोरोइंग, यानी कि बाहर की कंट्री से हमने क्या कर लिया, बोरो कर लिया। बोरोइंग जो है, इंटरनेशनल बोरोइंग जो है उसकी बात कर रहा है। इंडियाज माइट बोरो फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस
टू मैनेज डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अलाइंग विद द इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इंडिया क्या करता है, बाहर से भी पैसा क्या कर लेता है, बोरो कर लेता है, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या किया जा सके, बैलेंस किया जा सके। तो याद रखिएगा, अगर मैं एकोमोडेटिंग आइटम्स की बात करूंगा तो एकोमोडेटिंग आइटम्स के अंदर हमेशा बैलेंसिंग की बात की जाएगी, उन आइटम्स की बात की जाती है जिनको हम बैलेंसिंग के तौर पर या फिर बैलेंस बनाने के लिए यूज करते हैं, किसके अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। थर्ड हमारे पास आता है ऑफिशियल सेटलमेंट्स, गवर्नमेंट एक्शन सच एज ड्रॉइंग ऑन और डिपॉजिटिंग फंड्स इन इंटरनेशनल अकाउंट टू डायरेक्टली मैनेज द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। तो क्या कहता है, ऑफिशियल सेटलमेंट्स की जाती है, जो गवर्नमेंट एक्शंस लेती है जिसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या किया जा सके, स्टेबिलिटी लेके आई जा सके, उसके पर्सपेक्टिव से जो सेटलमेंट की जाती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो यहां पर देखिए, अवार्ड 1.5 मार्क्स फॉर ईच आइटम, यानी कि आपने ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग दोनों को एक्सप्लेन कर दिया, उसके अंदर तीन दोनों के एग्जांपल दे दिए, आधा नंबर आपको वहां पे मिल जाएगा, और तीनों के आपको कितने मिलने वाले हैं, 1.5 मार्क्स मिलने वाले हैं। यानी कि पूरा क्वेश्चन फिर आप इसको कर पाएंगे कितने मार्क्स के अंदर, 1.5 मार्क्स, 3 मार्क्स के अंदर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको हमेशा से बोला है कि आपके अंदर नेशनल इनकम अकाउंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के मेथड्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये टॉपिक्स तो जरूर करिएगा, सबसे ज्यादा लेंथी टॉपिक है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे ज्यादा मार्किंग टॉपिक है आप लोगों के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, राइट। वहां से आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, आसान भी है और बहुत मजा भी आता है इस टॉपिक को सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सर द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर। क्या दे दिया हमें, एक्सपेंडिचर दे दिया, सारी की सारी वैल्यू करोड़ में है। सबसे पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउसहोल्ड ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया 1200 करोड़ का, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया बिजनेस ने कितने का, 800 करोड़ का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ बेटा 500 करोड़ का, कितने का है, 500 करोड़ का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या कहता है, नेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हमारे पास है कितने का, 100 करोड़ रुपए का। उसके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है 150 करोड़ की। चेंज इन स्टॉक जो है वो -50 करोड़ का है, ओके। प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन जो है वो 1100 करोड़ की है। फिक्स्ड कैपिटल कंजम्पशन जो है, राइट, डेप्रिसिएशन वो कितनी है, 200 करोड़ की है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, 200 करोड़ का है। ओके सर, क्या दिक्कत है। तो मेरे को लगता है एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करके आपसे नेशनल इनकम कंप्यूटिंग पूछेगा ये। नेट फैक्टर इनकम जो है, राइट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है, NFIA जो है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो कितनी है आप लोगों की, 80 करोड़ है, ओके। इंपोर्ट जो है, नेट हमने इंपोर्ट किया -60 करोड़ का, ओके। एडिशनली कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये आपको और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहां पर दे रखी है, इनको भी आपने क्या करना है, कंसीडर करना है। पहली कंडीशन क्या है, कहते हैं इनकम अर्न्ड बाय द रेजिडेंट वर्किंग अब्रॉड, राइट। एक रेजिडेंट है जो बाहर काम कर रहा है, उसके द्वारा इनकम कमाई जा रही है 70 करोड़ रुपए की, ओके। इनकम अर्न्ड बाय द फॉरेन रेजिडेंट वर्किंग इन द इकोनॉमी, एक फॉरेन रेजिडेंट है जो इंडिया के अंदर रह रहा है, उसके द्वारा इनकम कमाई जा रही है 20 करोड़ रुपए की। नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द हाउसहोल्ड, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो ट्रांसफर किया था सब्सिडी के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में, वो 30 करोड़ रुपए की है, ओके। आपसे पूछा गया नेशनल इनकम निकालो एक्सपेंडिचर मेथड से, बहुत बढ़िया। मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए ही वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा होगा और वही चीज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों से सीधी सी बात की जाए तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, यहां आ जाओ, देखो कुछ भी नहीं करना, आपने नेशनल इनकम निकालनी है। और नेशनल इनकम कैसे निकलती है आपको याद होगा, नेशनल इनकम इज इक्वल टू C + I + G + X - M, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है नेशनल इनकम का, जी सर पढ़ा है। जहां पर नेशनल इनकम का मतलब क्या है, कहता है सर टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड वी ऐड अप ऑल द कंपोनेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, सारे के सारे कंपोनेंट एक्सपेंडिचर के ऐड हो जाएंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी अभी तक तो जाकर प्लेलिस्ट के अंदर सर्च करिएगा, वहां पर मैंने नेशनल इनकम अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन, सारे की सारी वीडियो जो अपलोड करी है, जाकर देखिएगा, मजा आएगा आप लोगों को वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं नेशनल इनकम अगर मुझे निकालनी है, वाई मुझे निकालना है, तो क्या होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर I, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर G, नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे पास जो होगा उसको अपन लोगों ने क्या करना है, ऐड कर लेना है यहां पर, ओके सर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें 1200 करोड़ का दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है सर, तसल्ली से पढ़ेंगे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1200 करोड़ का है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 800 करोड़ का है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 500 करोड़ का है, नेट एक्सपोर्ट 100 करोड़ रुपए का है। नेट एक्सपोर्ट कितने का दे रखा है हमें, 100 करोड़ का दे रखा है। देख लेते हैं एक बार दिया हुआ है ऐसा कुछ है, नहीं दिया हुआ है, आ जाओ बेटा देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं, राइट। यहां पर दिया गया है, ये देखिए
सर यहाँ पर ये चीजें दे रखी हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1200, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 800, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 500, नेट एक्सपोर्ट 100 करोड़ रुपए का, कितने का दे रखा है, 100 करोड़ रुपए का दे रखा है हमें। ओके, अब क्या करना है, ये हमें यहां पर वैल्यूज दे रखी है। अब उसके बाद हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। अब हमें एक्सपेंडिचर मेथड की बात की जा रही है, तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हमें सारी चीजों को इंक्लूड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या समझनी है, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से पैसा कितना आया। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलती है, याद करो मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट फ्रॉम और टू का, यानी कि बेटा कि बाहर से कितना पैसा आया, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना पैसा आया, और टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमने कितना पैसा भेजा, उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलती है, इनकम अर्न्ड बाय द रेजिडेंट वर्किंग अब्रॉड, जो रेजिडेंट बाहर काम कर रहे हैं, राइट। उसके बाद क्या गया था, माइनस इनकम अर्न्ड बाय द फॉरेन रेजिडेंट वर्किंग इन द इकोनॉमी, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो वहां से क्या निकलेगी, हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकलने वाली है। तो यहां पर वो कितनी आने वाली है हमारी, देखिए यहां पर दे रखा होगा, यहां पर कहानी दे रखी थी, इनकम अर्न्ड बाय द रेजिडेंट वर्किंग अब्रॉड 70 करोड़, इनकम अर्न्ड बाय द फॉरेन रेजिडेंट वर्किंग इन द इकोनॉमी 20 करोड़। कितना है बेटा, 20 करोड़। तो 70 करोड़ तो बेटा हमारे पास आए और 20 करोड़ हमने क्या कर दिए, बाहर भेज दिए। तो इससे मेरी क्या निकल कर आ गई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल कर आ गई। आ गई या नहीं आ गई सर, ये आ गई सर, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। जैसे ही आपने ये निकाला आपको आधा नंबर मिल गया, क्या मिल गया आपको, आधा नंबर मिल गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालना है। अब आप बोलोगे सर हमें दे तो रखा है, अरे लेकिन बेटा एडिशनल स्टेटमेंट भी तो दे रखी है, ये सारी की सारी कहानी हम क्यों कर रहे हैं, ये हमें चीजें दे तो रखी है। यहाँ पर देखो, अब आप यहाँ देखोगे, क्या देखोगे कि सर यहाँ पर हमें, ये देखो ना, यहाँ पर हमें दे रखा था, कहाँ दे रखा है, यहां पर दे रखा था सर कहीं पर, ये रहा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हमें, क्या दे रखे हमें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे 150 करोड़ के, कितने दे रखे 150 करोड़ के। लेकिन यहां पर देखो ना, यहां पर एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी तो है, यहां पर एक एडिशनल स्टेटमेंट भी तो है, उसको भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या कहता है, नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द हाउस होल्ड, तो गवर्नमेंट ने कितना ट्रांसफर किया हाउस होल्ड को, किसके फॉर्म में जाएगा, सब्सिडी के फॉर्म में, कितना 30 करोड़ रुपए। तो ये 30 करोड़ माइनस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सर। तो वैसे ही कुछ बातें यहां पर बोली गई है। नाउ लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को कैलकुलेट करना है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जैसे कंप्यूट करोगे हाफ मार्क्स मिल जाएगा। कैसे निकलेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इंडियन टैक्सेस या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। क्या माइनस करेंगे, सब्सिडीज को क्या करने वाले हैं अपन लोग, माइनस करने वाले हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है अपना, 150 करोड़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपना, ये सारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, 150 करोड़ का आने वाला है, 150 करोड़ का यहाँ पर रहने वाला है बेटा। ठीक है सर, क्लियर है इतनी बात, ओके सर, ये भी क्लियर है अपन को, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन बेटा यहाँ पर हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही बात है, यहां पर नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द हाउस होल्ड, ये ट्रांसफर पेमेंट की बात हो रही है बेटा, ये ट्रांसफर पेमेंट की बात हो रही है, ये यहां नहीं आएगा। चलिए समझिए आगे। अब यहां पर हमारा क्या आ गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गया। अब हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना है इसके, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, जिसे PFCE बोल दिया। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन कैसे निकलेगी, तो कहता है सर प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन जो है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C माइनस नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द हाउस होल्ड। तो गवर्नमेंट को कितना ट्रांसफर किया गया। तो हमें पता है कि जब हमें क्या निकालनी होती है, जब हमें निकालनी होती है हमारी पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द हाउस होल्ड, राइट, पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द हाउस होल्ड अगर मुझे निकालनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, PFCE निकालना है। तो हमारा क्या होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C, उसमें से नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द हाउस होल्ड क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 1200 करोड़ रुपए का हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और 30 करोड़ जो गवर्नमेंट का उसको माइनस कर देंगे तो 1170 करोड़ अपना निकल कर आ गया, राइट। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, GDP निकालनी है, क्या करते हुए, एक्सपेंडिचर मेथड से। 1.5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं इसके। तो GDP कैसे निकलेगी, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस चेंज इन स्टॉक। याद करो वो सारे कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं, वीडियो के अंदर जाकर देख लीजिएगा एक और वीडियो, के अंदर सारी की सारी चीजें करवाई हैं। GDP निकालनी है, GDP निकालना बहुत ज्यादा आसान है। GDP निकालने के लिए हमें C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। तो GDP कितनी हो जाएगी सर, 1200
प्लस 800 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 150 माइनस 50, क्योंकि चेंज इन स्टॉक जो था वो कितना था, माइनस 50 था। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है ये भी मैंने आपको बताया है। तो डेल्टा स्टॉक क्या होता है हमारा, डेल्टा स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये भी मैंने आपको क्या कर रखा है, बहुत ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है सर। अगर आप वो करोगे तो टोटल आपने कंप्यूट कर दिया 2650 करोड़ आपका आ गया। तो जो आपका एक्सपेंडिचर मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड से जो आपकी जीडीपी निकल कर आई वो 2650 करोड़ रुपए की निकल कर आई। और जैसे ही आप इसका आंसर कर देंगे इस वाले क्वेश्चन का, आपको मिल जाएंगे 1.5 नंबर। यहां पर ये वाला यानी कि ये वाला जो पोर्शन है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको देके जाएगा कितना, कितना बोलो बेटा कितना, ये देके जाएगा 1.5 नंबर। बाइफरकेशन देख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहां पर ये बाइफरकेशन है। 1.5 नंबर आपको यहां पर मिले, 1.5 नंबर आपको यहां पर मिले, आधा नंबर आपको ऊपर मिला, आधा नंबर उसके बाद कहां मिला आपको, यहां पर आधा नंबर आपको यहां पर मिला, ये आपको आधा नंबर मिला, राइट। उसके बाद आधा नंबर आपको यहां मिला, राइट। ये इंपॉर्टेंट है सर, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही चीजें आप लोगों ने क्या करनी है, ध्यान रखनी है बेटा, है ना। चलिए सर ध्यान रखेंगे हम लोग, जी सर बिल्कुल ध्यान रखेंगे अपन लोग, क्या दिक्कत है सर, ध्यान रखने वाले हम लोग। अब अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, राइट, ये निकाल लिया अपन लोगों ने। अगला क्या कहता है सर, एज एन इकोनॉमिक कंसल्टेंट यू आर एनालाइजिंग द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। कहता है आप एक इकोनॉमिक कंसल्टेंट है, आप एक चीज देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं एक चीज, आप लोग एनालाइज कर रहे हैं एक चीज कि आपको क्वेश्चंस कैसे दिए गए हैं। क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने जान लिया। उसके बाद आपसे एग्जामिनर क्या चाह रहा है कि अब आप वो हो, आप एक इकोनॉमिक क्या हो, कंसल्टेंट हो, आप एक रिसर्चर हो, आपको उस तरह से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए कह रहा है कि अब आप अप्लाई करके बताओ। यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर एप्लीकेबिलिटी आती है बेटा, कि कैसे अप्लाई किया जाता है कॉन्सेप्ट को, वो जरूरी है, वो चीज समझना जरूरी है। तो क्या कहता है 13 क्वेश्चन, देखिए समझिए क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों। कहता है सर एज एन इकोनॉमिक कंसल्टेंट यू आर एनालाइजिंग द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। आप एक इकोनॉमिक कंसल्टेंट है, राइट। आप नेशनल इनकम को क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो। ड्यूरिंग योर रिसर्च यू कम अक्रॉस अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंट। अरे वाह, डबल काउंटिंग की समस्या देख ली। अगेन कॉन्सेप्ट, अगेन क्वेश्चन किसका है, नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, डबल काउंटिंग देख ली। और डबल काउंटिंग कहां होती थी बताओ, जब हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को भी कंज्यूम कर लेते, इंटरमीडिएट गुड्स को भी इंक्लूड कर लेते थे, साथ ही साथ वो फाइनल गुड्स को भी इंक्लूड कर लेते थे इन द नेशनल इनकम डाटा विच कैन लीड टू द डिस्टोर्टेड इकोनॉमिक कंजर्वेशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम लोग क्या करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स की कंजम्पशंस को भी इंक्लूड कर लेंगे, डबल काउंटिंग कर लेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जीडीपी जो होगी वो ओवर वैल्यूएट हो जाएगी, ओवर वैल्यूएशन हो जाएगा जीडीपी के अंदर। वो बात यहां पर बोली गई है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल काउंटिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड प्रोवाइड 3 प्रैक्टिकल वेज टू अवॉइड इट। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने वीडियोस के अंदर चिल्ला चिल्ला के बोला है कि डबल काउंटिंग इफेक्ट, डबल काउंटिंग क्या होता है, डबल काउंटिंग को कैसे बचाया जा सकता है और किन किन जगह पर डबल काउंटिंग की समस्या हो सकती है, वो मैंने बताया हुआ। अगर आपने वो देखा होगा तो ये 3 नंबर आप लोगों के 200% पक्के हैं। अब देखिए सीबीएसई ने भी क्या किया, सबसे पहले देखिएगा यहां पर डबल काउंटिंग आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखी होगी कि डबल काउंटिंग का मतलब होता क्या है, राइट। सबसे पहले आप लोगों को बता रखा होगा कि डबल काउंटिंग का मतलब होता क्या है, यही बताया होगा सबसे पहले कि डबल काउंटिंग क्या होता है। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब समझते हैं और इसको कैसे बचाया जा सकता है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी, वीडियो देखना बेटा, नेशनल इनकम अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई है, टॉप क्लास वीडियोस है, आप लोग देखेंगे, आप लोग को कॉन्सेप्ट 200% श्योर हो जाएगा और पूरे के पूरे मार्क्स कवर कर लोगे आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग के उन 8 से 10 वीडियो के अंदर, ये गारंटी है। आप जाइए और चेक करिएगा उसे। अगला देखिएगा बेटा क्या कहता है, डबल काउंटिंग इज ए क्रिटिकल इशू, बहुत ज्यादा समस्या का कारण है, यानी कि एक बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा एक दुखमय कारण है, जिसकी वजह से हमारी जो नेशनल इनकम है वो ओवर वैल्यूड हो जाती है। तो एक क्रिटिकल इशू है जो अराइज होता है कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम के दौरान, व्हेन सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस आर काउंटेड मल्टीपल टाइम। जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं और उसको बार बार कर लेते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स को भी कंज्यूम कर लिया, इंटरमीडिएट गुड्स को भी इंक्लूड कर दिया कंप्यूटेशन करते टाइम पर, और साथ ही साथ में फाइनल गुड्स को भी कर दिया, लीडिंग टू द इन्फ्लेटेड एस्टिमेशन ऑफ द कंट्रीज टोटल इनकम। क्या होगा बेटा इसकी वजह से, इसकी वजह से जो हमारी नेशनल इनकम है वो इन्फ्लेटेड आएगी, बढ़ी हुई नजर आएगी बेटा। यानी कि बेटा
चीजें कुछ और हैं लेकिन दिखाई कुछ और जा रही है, जिसे विंडो ड्रेसिंग भी बोला जाता है, राइट। विंडो ड्रेसिंग हो रही है। कहता है सर दिस डिस्टॉर्शन कैन रिजल्ट इन एन इनएक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल इकोनॉमिक आउटपुट एंड मे मिसलीड पॉलिसी मेकर एंड द एनालिस्ट। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो पॉलिसी मेकर है वो एनालिस्ट जो है वो अपनी पॉलिसीज फिर उस हिसाब से बना रहे हैं, लेकिन चीजें तो वास्तविकता में वैसी है नहीं, राइट। ये तो कुछ ऐसा हो गया बेटा, ये कुछ ऐसी समझ लो बेटा कि आप लोगों के मार्क्स हैं, आपने घर पे आपने बोला पीटीए मीटिंग अभी बहुत दूर है, तो आपने क्या करा, घर के अंदर पहले बोल दिया कि मेरे 98 मार्क्स आए इको के अंदर, लेकिन आपके मार्क्स तो आए थे 40, तो घर वालों ने 98 के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिठाई खिलाना शुरू कर दिया कि अरे वाह वाह मेरे बच्चे के 98 मार्क्स आए हैं, मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया। तो चीजें कुछ और हैं लेकिन दिखाई कुछ और जा रही है, इसकी वजह से क्या ओवर एस्टिमेटेड होगी चीजें, राइट। वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। तो 3 प्रैक्टिकल वे क्या है इसको अवॉइड करने के। सबसे पहला कैसे अवॉइड कर सकते हो, अब अगर ऐसी चीजें हैं तो आप कैसे अवॉइड करोगे, तो एक तो यह है कि बेटा सीधे सीधे सच सच बता दो। तो या तो यहां पर भी क्या है बेटा, या तो बेटा फाइनल गुड्स जो है उसको कंक्लूड कर लो। तो यहां पर क्या बोलता है, 3 तरीके हमारे पास, 3 मेथड्स है जिसके थ्रू हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसको सही से बता सकते हैं। सबसे पहले वैल्यू एडेड अप्रोच है कि हम वैल्यू एडिशन को ले लें। बाय फोकसिंग ऑन द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन वी अवॉइड काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स मल्टीपल टाइम्स। तो हम क्या कहते हैं, सीधा सीधा वैल्यू एडिशन के ऊपर चले जाओ और जो वैल्यू एडिशन हुई है उस वैल्यू एडिशन को इंक्लूड कर लो। तो इससे क्या होगा, आपकी डबल काउंटिंग नहीं होगी, यानी कि सीधे सीधे जाकर सच बोल दो, घर पे इतने मार्क्स आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर एग्जांपल कंसीडर द प्रोडक्शन ऑफ अ स्मार्टफोन इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल। वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल को कंसीडर करने के अलावा आप क्या करो, कंपोनेंट्स और फाइनल असेंबली, फोकस ऑन द वैल्यू एडेड बाय ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस व्हिच इज द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम। तो कहता है आप जाकर वैल्यू देखने के बजाय आप क्या करो, इंटरमीडिएट देखो कि कितना वैल्यू एडिशन हुई है, उसके द्वारा की गई है वैल्यू एडिशन, हर स्टेज के अंदर कितनी वैल्यू एडिशन हुई है उस वैल्यू एडिशन को ऐड कर लो। पहले बेटा एक टैक्स हुआ करता था जिसको वैल्यू एडिड टैक्स बोला जाता था, वैल्यू एडिड टैक्स को हटा दिया गया है। इकोनॉमिक्स के अंदर वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट अभी भी है, लेकिन एक टैक्स हुआ करता था हमारे पास वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हटा दिया गया है और उसके बदले में जीएसटी आ चुका है वो आप लोगों का। सेकंड क्या कहता है बेटा, सेकंड क्या कहता है, वैल्यू एडेड हो गया। सेकंड हमारे पास क्या है बेटा, कुछ नहीं, हमारे तीनों मेथड्स की बात की है। फिर एक्सपेंडिचर अप्रोच है, यहां पर दिस मेथड कंसीडर द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड बिजनेस गवर्नमेंट एंड द नेट एक्सपोर्ट and the net export including only the final transaction. We avoid duplicating the value of the intermediate goods which are already accounted for the previous stage of the production. Final goods की वैल्यू ले लो, फाइनल गुड्स की वैल्यू ले लो, बाकी सब छोड़ दो। आगे क्या कहता है, इनकम अप्रोच, दिस अप्रोच अकाउंट्स फॉर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनकम अर्न्ड बाय द हाउसहोल्ड बिजनेस एंड गवर्नमेंट सच एज वेजेस प्रॉफिट्स एंड टैक्सेस बाय फोकसिंग ऑन द एक्चुअल इनकम अर्न्ड रादर देन द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शंस वी अवॉइड डबल काउंटिंग ऑफ द मनी फ्लो विद इन द इकोनॉमी। कहता है या तो इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग जो इनकम है, फैक्टर्स ऑफ इनकम के ऊपर पैसा खर्च किया गया है, या फैक्टर्स ऑफ इनकम के द्वारा जो इनकम कमाई गई है हाउस होल्ड बिजनेस और गवर्नमेंट के द्वारा, राइट, वेजेस प्रॉफिट और टैक्सेस के फॉर्म में, उनको जोड़ दो। ये सारी चीजों को कंसीडर ही मत करो, तब भी आप नेशनल इनकम निकाल सकते हो बाय इंप्लीमेंटिंग दीज 3 मेथड। इन तीनों मेथड्स को इंप्लाई करो और आपको एक्यूरेट एस्टिमेटेड नेशनल इनकम जो है वो देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप बेहतर यानी कि आप क्या थे, एक इकोनॉमिक एनालिस्ट थे, और जब आप एक इकोनॉमिक एनालिस्ट थे आप ज्यादा बेहतर तरीके से डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। इतनी सी बात बोली गई है इसके अंदर। चलिए सर अगली बात समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इन एन इकोनॉमी द टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड इज, ओके, एक इकोनॉमी के अंदर जो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हाउस होल्ड का वो 1500 करोड़ का है, एंड जो टोटल डिस्पोजेबल इनकम है वो 200 करोड़ है। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा है हाउस होल्ड के द्वारा वो 1500 है, डिस्पोजल इनकम जो है उनकी वो 200 करोड़ है। ठीक है सर, अच्छी बात है। एडिशनली देयर इज अ गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी चेंज दैट रिड्यूस द डिस्पोजल इनकम बाय 10% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। अच्छा जी, तो क्या कहता है, एक गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी है जिसकी वजह से डिस्पोजल इनकम जो है वो 10% ओरिजिनल वैल्यू का कम हो जाती है। हाउएवर दिस चेंज डज नॉट अफेक्ट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लेकिन इसकी वजह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर यानी इस 1500 करोड़ के ऊपर कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है। हमें निकालना है कैलकुलेट द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आफ्टर द टैक्स पॉलिसीज आर चेंज। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। देख लेते हैं एक बार फटाफट से इसको देख लेते हैं।
बहुत आसान सा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे नई डिस्पोजेबल इनकम टैक्स पॉलिसीज को लगाने के बाद। तो नई डिस्पोजेबल इनकम क्या आएगी आपकी, जो टोटल डिस्पोजेबल इनकम थी, टोटल डिस्पोजेबल इनकम कितनी थी आपकी 2000 करोड़ की, उसमें से 10% आप क्या करेंगे टोटल डिस्पोजेबल इनकम का माइनस कर देंगे, क्योंकि टैक्स पॉलिसीज की वजह से चेंज आया। तो नई डिस्पोजेबल इनकम कितनी हो जाएगी आपकी 2000 करोड़, उसमें से आप 2000 करोड़ का 10% माइनस कर देंगे, जो आएगा 200 करोड़। 2000 करोड़ में से 200 करोड़ गया, इसका मतलब आपकी जो नई डिस्पोजेबल इनकम है वो कितनी आने वाली है, 1800 करोड़ रुपए की आने वाली है। कितने की आने वाली है, 1800 करोड़ की आने वाली है। अब इसके बाद आप नई एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालने वाले हैं, न्यू एपीसी निकालने वाले हैं। द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू कैलकुलेट द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लेकिन आप जो एपीसी आप निकालेंगे वो एपीसी किसके हिसाब से निकालेंगे, 1800 करोड़ के हिसाब से निकालने वाले हैं। किसके हिसाब से निकालने वाले हैं, 1800 करोड़ के हिसाब से निकालने वाले हैं। नाउ एपीसी कैसे निकलती है, तो एपीसी इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय द नेट, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय द नेट या फिर न्यू डिस्पोजेबल इनकम। तो हमारी आ जाएगी एपीसी कितनी थी 1500 करोड़ और उसको डिवाइड कर दिया हमने किससे 1800 करोड़ से। स्टेप 3 क्या है हमारा, हम इसको क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू जब हमने कैलकुलेट करी तो कैलकुलेट करके कितनी वैल्यू आई 0.83333 आई और इसको राउंड ऑफ कर दिया हमने ग्रेटेस्ट डेसिबल की तरफ, तो ये आ गई हमारी 0.84। क्या बोल दिया हमने इसको हमने बोल दिया 84 बोल दिया, या फिर हमने इसको 3.33 कर दिया, 83.33% कर दिया। तो कहता है राउंडेड टू द 4 डेसिमल प्लेसेस। स्टेप 4 क्या है हमारे पास, देन वी हैव प्रेजेंट द फाइनल आंसर विद द एप्रोप्रिएट यूनिट। द न्यू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आफ्टर द टैक्स पॉलिसी चेंज इज अप्रोक्सीमेटली 0.833 और 83.33%। देयरफॉर द न्यू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 0.833 और 83.33% आफ्टर द टैक्स पॉलिसी चेंजेस। यानी कि टैक्स पॉलिसी चेंज आने के बाद जो नई हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल कर आई वो 83.33% या फिर 0.833% आई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रखा था। अब अगला क्वेश्चन और में है, ये भी मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूं। और का मतलब क्या है कि आप इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी बंदिश नहीं है। आप तो या तो पहले वाले का आंसर दे दो या तो दूसरे वाले का दे दो, कोई भी आंसर दे दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, अगला क्वेश्चन हमारे सामने कहता है कि इमेजिन यू आर एन इकोनॉमिस्ट। अगेन आप इकोनॉमिस्ट हो गए बेटा, अगेन क्या है, आप इकोनॉमिस्ट है, बताओ। स्टडिंग द करंट इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ कंट्री, आप एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आफ्टर कंडक्टिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस यू डिस्कवर दैट, आपने डिस्कवर किया कि एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड, लो बेटा एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड से क्वेश्चन है, एक्सीड द एक्स पोस्ट एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, राइट। इलैबोरेट ऑन द पोटेंशियल रियल लाइफ इंपैक्ट ऑफ दिस सिचुएशन ऑन द लाइफ ऑफ द आउटपुट इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि आउटपुट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, राइट, और इनकम के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है एक कंट्री की। आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं क्या कहता है सीबीएसई। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई कम है, बस और कोई बात नहीं है। एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड रेफर टू द टोटल डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी आफ्टर एक्चुअल ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस, यानी कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन होने के बाद एग्रीगेट डिमांड कितनी है, कितनी टोटल डिमांड की जा रही है गुड्स और सर्विसेज की एक इकोनॉमी के अंदर, उसको बोला जाता है एक्स पोस्ट। देखिए नाम से पता चलता है एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड, यानी कि एक्चुअल ट्रांजैक्शंस होने के बाद कितनी डिमांड्स हो रही है गुड्स और सर्विसेज की एक इकोनॉमी के अंदर, उसकी बात की जाती है। दूसरी तरफ अदर हैंड एक्स पोस्ट एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ये टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस की गई है, सप्लाई की गई है फर्म्स के द्वारा एक इकोनॉमी के अंदर आफ्टर कंसीडरिंग एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल। एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल को समझने के बाद जितनी गुड्स एंड सर्विसेज को इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस किया गया उसको हम लोगों ने बोल दिया क्या, एक्स पोस्ट सप्लाई। क्या बोल दिया आप लोगों ने उसे, एक्स पोस्ट सप्लाई बोल दिया। और जैसे ही आप इसका आंसर कर देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपने बता दिया कि एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड और एक्स पोस्ट एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता क्या है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब वो सिचुएशन का आंसर देना है कि अगर भैया ऐसी सिचुएशन आ गई तो एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एक्स पोस्ट एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, इनकम के ऊपर क्या फर्क देखने को मिलेगा उसकी बात करेंगे। तो क्या कहता है सर, इन द रियल लाइफ सिनेरियो वेयर एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एक्स पोस्ट एग्रीगेट सप्लाई,
सेवरल इंपैक्ट ऑन द लेवल ऑफ द आउटपुट, इसका इंपैक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा आउटपुट के ऊपर भी, इनकम के ऊपर भी और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी। और वो क्या क्या है? सबसे पहले आउटपुट के ऊपर देखो सर, क्या इंपैक्ट है आउटपुट के ऊपर? तो आउटपुट क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, तो कहता है विद द सर्ज इन द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज firms would experience pressure to increase the production to meet the higher consumer demand. This increase in productions can lead to the higher overall output in the economy. सर आपको पता है एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, एग्रीगेट डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लायर्स को, प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा सप्लाई, ज्यादा आउटपुट लेके आना पड़ेगा मार्केट के अंदर, उसको बढ़ाना पड़ेगा सर, उसको लेके आना पड़ेगा। कहता है इकोनॉमी एज फर्म्स ट्राई टू फुलफिल द एक्सेस डिमांड फ्रॉम द कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। जैसे आपने ये दे दिया, एक नंबर आपका फर्क फिर पक्का हो गया। फिर अगला देखिए इनकम के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एज फर्म्स रैंप अप प्रोडक्शन टू मीट द इंक्रीज डिमांड दे आर लाइकली टू हायर मोर वर्कर्स। ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, अब डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई करनी पड़ेगी, सप्लाई करने के लिए ज्यादा वर्कर चाहिए तो ज्यादा वर्कर को हायर करना पड़ेगा। तो कहता है मोर वर्कर्स आर इंक्रीज विद इंक्रीज वर्क आवर्स फॉर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, या तो पुराने एम्प्लॉइज का वर्क आवर्स को बढ़ा दो या तो नए वर्कर्स हायर कर लो। दिस एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वुड रिजल्ट इन द हायर एग्रीगेट इनकम। इसकी वजह से लोगों की जब क्या होगा? लोग ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा पैसा आएगा, और जब ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा डिमांड करेंगे, राइट? तो कहते हैं इससे एग्रीगेट इनकम हाउस होल्ड की बढ़ेगी, ज्यादा लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से मिलने वाली है। एक नंबर इसके अंदर आप लोगों का बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती हुई नजर आएगी। द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड वुड लीड टू द एक्सपेंशन ऑफ द लेबर फोर्स एज फर्म्स हायर एडिशनल वर्कर टू बूस्ट प्रोडक्शन। द रिडक्शंस इन द अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इज एक्सपेक्टेड एज मोर पीपल फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रिस्पॉन्स टू द हायर डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की वजह से लोगों को ज्यादा रोजगार मिलने वाला है सर, ये बात की गई है। बहुत ही आसान सा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल हवा में उड़ाने वाला क्वेश्चन था, शांति से किया जा सकता था, आसानी भरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा बेटा। क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, ये भी बैंकिंग से क्वेश्चन आ गया बेटा, बहुत ज्यादा आसान। कहता है डेमोन्स्ट्रेट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन अप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी टूल टू टैकल द सिनेरियो ऑफ द डेफिसिट डिमांड इन द इकोनॉमी। अरे भैया डिमांड ही नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी के अंदर, डेफिसिट डिमांड है, डिमांड की कमी है मार्केट के अंदर, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं सर। कैसे लोगों को प्रेरित किया जाए कि डिमांड करो? तो डिमांड करने के लिए क्या होगा? लोगों को पैसा देना पड़ेगा ना। तो इसके लिए आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई लेके आती है मॉनेटरी पॉलिसी। क्या लेके आती है? मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी हमारे दो टाइप के टूल है, एक हमारे पास क्वालिटेटिव है और एक हमारे पास क्वांटिटेटिव है। समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। कहता है आइडेंटिफाई एंड डिस्कस 4 स्पेसिफिक मेजर। कहता है 4 बता दो, 4 बता दो। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के दोनों के चाहे 2-2 बता दो, या लेकिन मुझे 4 बता दो। आप क्या कहता है सर? 4 बता दो आप मुझे, 4 स्पेसिफिक मेजर बता दो जो आरबीआई कर सकती है इस सिचुएशन को कोप अप करने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? वो भी और में है, या तो ये करो या तो ये करो। एज एन इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट यू आर टास्क्ड विद एक्सप्लेनिंग द 4 मेन फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप क्या है? एक इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, आप गवर्नमेंट के सलाहकार बन गए। लो बेटा, आपको एग्जामिनर ने गवर्नमेंट का सलाहकार बना दिया और बोला आपसे कि आपको एक टास्क दी गई है कि आप एक्सप्लेन करो कि 4 मेन फंक्शन क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, एंड हाउ ईच ऑफ दीज फंक्शंस कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल स्टेबिलिटी एंड द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और इसकी वजह से कैसे इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है उसके बारे में बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। इतने आसान से क्वेश्चन दे दिए आप लोगों को। आप तो कह रहे हो सर इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन तो हमने जिंदगी में नहीं देखे, राइट? हमने सर सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, हमें सब कुछ आता है, और इतने आसान क्वेश्चन हमारे सामने आज देखने को मिल रहे हैं, मतलब हम खुश हो चुके हैं। यानी कि बोर्ड में अब तो पेपर हम खल्लास करने वाले हैं, बोर्ड में हम पेपर उड़ा देंगे सर। बिल्कुल आसान सा पेपर है हमारा, आसान से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सर हम उड़ा देंगे क्वेश्चनों को। तो क्या कहता है, ध्यान से समझ लो बेटा, समझ लेते हैं। कहता है टू एड्रेस ए सिनेरियो ऑफ द डेफिसिट डिमांड, यानी कि डिमांड नहीं है इकोनॉमी के अंदर, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो यूटिलाइज कर सकता है क्या? मॉनेटरी पॉलिसी टूल। आरबीआई के पास सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। गवर्नमेंट के पास अगर गवर्नमेंट को इस तरह की सिचुएशन को डील करना हो तो गवर्नमेंट के पास क्या है? हमारे पास फिस्कल पॉलिसी है। क्या है? फिस्कल पॉलिसी है। यहाँ क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी है। हियर आर 4 स्पेसिफिक मेजर्स जो आरबीआई ले सकता है जिसकी वजह से इस सिचुएशन को कॉप अप किया जा सकता है। सबसे पहली बात बेटा, रेपो रेट के बारे में बात की गई है। क्या है? रेपो रेट है। आरबीआई क्या करेगा?
रेपो रेट को कम कर देगा। जब रेपो रेट कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, विच इज द रेट एट विच, सबसे पहले बताओ कि रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट को क्या करना है, कम करना है। सबसे पहले बताना पड़ेगा रेपो रेट होता क्या है। ये वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई विच इज द रेट एट विच इट लेंड मनी टू द कमर्शियल बैंक, यानी कि ये वो रेट है जिस रेट पर, जिस दर पर वो बैंकों को लोन देता है। रेपो रेट का मतलब है वो दर जिस दर पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। बाय रिड्यूसिंग द रेपो, अब रेपो रेट कम कर दिया, इसका मतलब बोरोइंग बिकम चीपर। बैंक क्या करेंगे, ज्यादा पैसा लेंगे, आरबीआई से ज्यादा पैसा लेंगे। जब ज्यादा पैसा बैंक के पास आएगा तो बैंक ज्यादा लोगों को पैसा देगा खर्च करने के लिए। चीपर फॉर बैंक लीडिंग टू अ सब्सिक्वेंट डिक्रीज इन द लैंडिंग रेट ऑफ द कंज्यूमर, और उसकी वजह से जो लैंडिंग रेट है कंज्यूमर को भी जो पैसा मिलेगा वो कम दरों पर मिलेगा। दिस encourages increased borrowings and spending which boost economic activity and help कहता है help in counteract deficit demand, और इसकी वजह से डेफिसिट डिमांड जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन एक नया तरीका है, ये भी एक तरीका है राइट, क्या करने के लिए, डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करना। आरबीआई कैन कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाय बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है, मार्केट से सिक्योरिटीज को, आरबीआई गवर्नमेंट के सिक्योरिटी से मार्केट को, मार्केट से गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को क्या कर लेता है, उठा लेता है राइट। When the RBI purchase these securities, it inject money into the banking system, increasing the liquidity available to the banks. As a result, banks are better equipped to extend loan to the individuals and businesses, thereby stimulating demands and economic growth. उसके बाद आता है बेटा कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो एक क्या है, उसमें कमी कर देना। सीआरआर क्या है, वो रेट, वो दर जिस दर पर आरबीआई को कुछ पैसा किसके पास रखना पड़ता है, जिस दर पर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कुछ पैसा रखना पड़ता है। सीआरआर reduction, the RBI can opt to lower the CRR ratio which is the percentage of the bank deposit। ये याद रखिएगा, बैंक डिपॉजिट that banks are required to maintain with the central bank, यानी कि बैंकों को कुछ पैसा जो है वो सीआरआर के तौर पर क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है, और जो वो अपने पास रखता है उसे एसएलआर बोला जाता है। बाय रिड्यूसिंग द सीआरआर बैंक्स हैव मोर फंड एट देयर डिस्पोजल फॉर लैंडिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। This move can encourage increased credit flow to the various sectors of the economy, leading to higher consumer spendings and investment, ultimately addressing to the issue of deficit demand। और इसकी वजह से डेफिसिट डिमांड का जो मुद्दा है वो खत्म हो जाएगा। लास्ट हमारे पास क्या है बेटा, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी। इन टाइम्स ऑफ डेफिसिट डिमांड द आरबीआई कैन इंट्रोड्यूस स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी टू प्रोवाइड डायरेक्ट फंडिंग सपोर्ट टू द सेक्टर्स फेसिंग लिक्विडिटी क्रंचेस, यानी कि जिन सेक्टर के अंदर लिक्विडिटी की दिक्कत आएगी, पैसे की दिक्कत आएगी, उनको पैसा देगा उस सेक्टर को राइट। इसके लिए हर एक सेक्शन के लिए आपको एक 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 नंबर मिला जाएगा। 4 पार्ट आपसे पूछे थे, चारों पार्ट आपने एक्सप्लेन कर दिया, आपको एक 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 नंबर दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि एक एक नंबर लो और खुश हो जाओ बेटा। अगला क्वेश्चन क्या था कि आप एक इकोनॉमिक एडवाइजर थे, आपको एक्सप्लेन करना था कि 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। एज एन इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट आई विल एक्सप्लेन द 4 मेन फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड हाउ ईच ऑफ दीज फंक्शंस कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल स्टेबिलिटी एंड द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एक चीज समझ रहे हो, एक चीज समझ रहे हो, एक चीज जान रहे हो, देखो कैसे आंसर करे हुए क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन पेपर को लेके आना, यहां पर मैं कॉन्सेप्ट समझाने नहीं आया आपको, कॉन्सेप्ट के लिए तो वीडियो डली हुई है, कॉन्सेप्ट के ऊपर तो चीजें ऑलरेडी डाल रखी हैं, वहां से जाकर देख लो मैंने आंसर कैसे देना है। क्वेश्चन का आंसर देखो कैसे दिया हुआ है। आप एज एन इकोनॉमिक एडवाइजर, क्या कहते हैं, एज एन इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के इकोनॉमिक एडवाइजर हो। आई विल, देखो क्या कहता है, आई विल एक्सप्लेन द 4 मेन फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि मैं इकोनॉमिक एडवाइजर हूं। बंदा यहां पर मानेगा कि मैं इकोनॉमिक एडवाइजर हूं, मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, कहता है कि चारों के चारों फंक्शंस बताऊंगा आपको कि आरबीआई के क्या है, कहता है मेन फंक्शन ऑफ द आरबीआई ऑफ इंडिया, Reserve Bank of India, and how each of these functions contribute to the overall stability and growth of the Indian economy, और कैसे ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी लेके आएंगे और ग्रोथ करवाएंगे इंडिया के अंदर, उसकी बात यहां पर की गई है। सबसे पहली बात, बैंकर है गवर्नमेंट का, आरबीआई इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर सारे के सारे ट्रांजेक्शंस, लेन देन कौन सा बैंक करता है, आरबीआई। जैसे लोगों से डील कौन सा बैंक करते हैं, कमर्शियल बैंक। सेम सेंस पर गवर्नमेंट के साथ कौन से बैंक डील करते हैं, आरबीआई। गवर्नमेंट के साथ कौन सा बैंक डील करता है, आरबीआई। यानी कि परचेज और सेल्स कुछ करना हो तो कौन करता है, आरबीआई। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज द बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये भी याद रखिएगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए बैंकर की तरह काम करता है। कौन 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 कौन, आरबीआई।
It manages their account, provide banking services and facilitate the issuance and redemptions of government securities. Additionally, the RBI plays a crucial role in managing the public debt of the government. तो public debt को भी manage करता है. Second बात, contribution to the stability and growth. By efficiently managing government finances and public debt, the RBI held in maintenance fiscal disciplines and ensure that the government can meet in the expenditure requirement without causing excessive inflations or crowding out public investment. This in turn contribution to the economic stability and create a conductive या फिर conducive environment for the sustainable growth. ठीक है ना, ये स्टेबिलिटी और ग्रोथ के ऊपर भी काम करता है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा खर्चा ना करे, तमीज से खर्चा करे, पैसों को फालतू में ना उड़ाए. इशूअर एंड मैनेजर ऑफ द करेंसी, ये सबको पता है कि आरबीआई जो है वो सोल अथॉरिटी है जिसके पास राइट है करेंसी नोट्स और कॉइन्स को इशू करने का, पब्लिश करने का इंडिया के अंदर. ये मैनेज करता है सप्लाई ऑफ द करेंसी टू मीट द ट्रांजेक्शनल नीड्स ऑफ द इकोनॉमी एंड इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द जेन्युइन एंड सिक्योर करेंसी. राइट, इस चीज के लिए भी ये ध्यान रखता है. नेक्स्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन टू द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ. राइट, ये हमने बता दिया आपको ऑलरेडी. राइट, उसके बाद क्या है, ये लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है. लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट भी है, ये आपको पता है. उसके बाद क्या है, लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, contribution to the stability and the growth, bankers bank and lender of the last resort, contribution to the stability and growth दो बार दे दिया. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के ऊपर भी ध्यान देता है, ये चीज यहां पर बोली गई है इसके अंदर. ठीक है, चलिए, आई बात समझ में या नहीं आई? जी सर, बहुत बढ़िया तरीके से सारे के सारे पॉइंट्स हमें समझ में आ गए. हर एक पॉइंट के आपको एक एक नंबर यहां पर मिलने वाला है बेटा. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. 16th क्वेश्चन देख लेते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री रिकॉर्डेड द फॉलोइंग डाटा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023. टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू 500 करोड़, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 600 करोड़, ट्रांसफर पेमेंट 50 करोड़ की है, इंटरेस्ट पेमेंट डेट की 40 करोड़ की है, फिस्कल डेफिसिट निकालना है फिस्कल ईयर 2023 के लिए. ओके सर, इन द फिस्कल ईयर 2023 या 2023 कंट्रीज गवर्नमेंट रिकॉर्डेड द फॉलोइंग डाटा. टोटल गवर्नमेंट के रेवेन्यू 800 करोड़ की है, टोटल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 900 करोड़ का है, ट्रांसफर पेमेंट 70 करोड़ की है, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट 50 करोड़ की है, प्राइमरी डेफिसिट भी निकालता है. अरे भैया यही क्वेश्चन पूछता है, हर बार यही पूछता है, फिस्कल डेफिसिट निकाल दो, प्राइमरी डेफिसिट निकाल दो. अभी निकाल दोगे आप 2 मिनट के अंदर. सर पिछले वीडियो के अंदर भी ये क्वेश्चन था, पिछले जो पेपर था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था, और अभी भी ये क्वेश्चन दे दिया है आप लोगों को यहाँ पर. राइट, सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट निकाल लो. फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट द नेट गवर्नमेंट रेवेन्यू. सबसे पहले गवर्नमेंट का रेवेन्यू निकालो कितना है. तो नेट गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे आएगा, जो टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू है उसमें से ट्रांसफर पेमेंट को कर दो माइनस. ट्रांसफर पेमेंट को कर दो माइनस. ट्रांसफर पेमेंट को क्यों माइनस किया था, ये क्योंकि यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस है. राइट, ट्रांसफर पेमेंट्स जो है उनको यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस बोला जाता है, उनको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट के रेवेन्यू नहीं है, एक्सपेंडिचर है. नेट गवर्नमेंट रेवेन्यू कितना हो गया, 500 माइनस 50, नेट गवर्नमेंट रेवेन्यू आ गया आपका 450 करोड़ रुपए का. अब एक्सपेंडिचर निकालो. अब क्या करो, प्राइमरी एक्सपेंडिचर निकालो. गवर्नमेंट का प्राइमरी एक्सपेंडिचर कितना है, तो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द डेट की इंटरेस्ट के ऊपर कितनी पेमेंट करी उसको करो माइनस. और इंटरेस्ट क्यों माइनस होता है आप लोग कमेंट करके बताओगे. तो प्राइमरी एक्सपेंडिचर आ गया 600 करोड़ माइनस 40 कर दो, तो प्राइमरी एक्सपेंडिचर आया 560 करोड़ रुपए का. अगर फिस्कल डेफिसिट निकालना है तो फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, प्राइमरी एक्सपेंडिचर में से जब मैं नेट गवर्नमेंट रेवेन्यू को माइनस कर दूंगा, आ जाएगा मेरा 110 करोड़ का. कितने का आ जाएगा, 110 करोड़ का आ जाएगा. और जब मेरा फिस्कल डेफिसिट निकल कर आ गया तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या मैं प्राइमरी डेफिसिट नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं सर, क्या दिक्कत है सर, अभी निकलेगा 2 मिनट में. कितना है ये, 110 करोड़ का. अब अगेन कैलकुलेट करो गवर्नमेंट की रेवेन्यू. गवर्नमेंट की रेवेन्यू कितनी आएगी, नेट गवर्नमेंट रेवेन्यू इक्वल टू टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू माइनस ट्रांसफर पेमेंट. नेट गवर्नमेंट रेवेन्यू बी वाले पार्ट के अंदर 80 माइनस 70, नेट गवर्नमेंट रेवेन्यू 730. प्राइमरी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर निकालो. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करो, 900 माइनस 50, प्राइमरी एक्सपेंडिचर आ गया 850. प्राइमरी डेफिसिट निकालना है. प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए प्राइमरी एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दो नेट गवर्नमेंट रेवेन्यू को. प्राइमरी एक्सपेंडिचर 850 करोड़ का है, 730 करोड़ रुपए इसमें से माइनस कर दो, 120 करोड़ का आ गया. देयरफॉर द प्राइमरी डेफिसिट जो होगा फाइनेंशियल ईयर 120 होगा. और इन दोनों के लिए आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो कितने मिलने वाले हैं, 3 मार्क्स ईच मिलने वाले हैं, 3 मार्क्स मिलने वाले हैं. यानी कि फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए 3 नंबर, प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए 3 नंबर आप लोगों को मिलने वाले हैं. लास्ट क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये रहा. कहता सर, इमेजिन यू आर ए फाइनेंशियल एडवाइजर वर्किंग विद अ गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री. ओके, फाइनेंशियल एडवाइजर बना दिया सर आपको, आईएएस आईएएस आईपीएस वगैरह सब बना दे रहे हैं आपको. देखो यहां पर इमेजिन यू आर ए फाइनेंशियल एडवाइजर. मान लो बेटा क्या फाइनेंशियल एडवाइजर हो, राइट.
फाइनेंस से रिलेटेड एडवाइस करोगे किसको? गवर्नमेंट को। Working with the government's finance ministry, okay, one of your responsibility is to educate the public about the government budget and its various source of revenue. यानी कि सीधा सीधा सा गवर्नमेंट बजट से क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया गया है कि गवर्नमेंट बजट के बारे में बताओ लोगों को, यानी कि गवर्नमेंट बजट के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, गवर्नमेंट बजट कैसे लेके आती है, क्या है। फाइनेंस मिनिस्टर हो भैया, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर बताओ, वर्किंग विद द गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री, वन ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एडुकेट पब्लिक अबाउट द गवर्नमेंट बजट एंड इट्स वेरियस सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, प्रोवाइड थ्री, रिकॉल कहता है प्रोवाइड 3 रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। ओहो, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट के उदाहरण पूछ लिए आपसे कि नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट के बारे में बताओ, दैट गवर्नमेंट माइट हैव इन इट्स फिस्कल ईयर एंड ब्रीफली डिस्क्राइब ईच ऑफ देम। अगला क्वेश्चन, अगला बी पार्ट इसके अंदर, एज ए कंसर्न्ड सिटीजन, एक सभ्य नागरिक होने के या फिर एक चिंतित नागरिक होने के कारण, you are attending a town hall meeting where government officials are discussing the key objective of the government in your country। आपने एक टाउन की मीटिंग के अंदर जाकर बैठ गए, सभा चली हुई थी, आप भी गए, आप भी बैठ गए और सुनने लगे वहां पर जो ऑफिसर थे वो क्या कह रहे थे, वो गवर्नमेंट के जो की ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में बता रहे थे लोगों को। ड्यूरिंग द मीटिंग दे हाईलाइटेड 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स that guide their policies and decisions. Explain these 3 objectives of a government in a real life context। यानी कि बताने आपको डिस्कस वो कर रहे थे, लेकिन कह रहे बताओगे आप सर। क्यों बताओगे? क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो ना, इसलिए बताओगे सर। और इसमें से ये वाला कर लो सर, कहता सर इन द एस्टिमेशन ऑफ द कंट्री नेशनल इनकम। लो सर, हमेशा जब भी 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा नेशनल इनकम का, मोस्ट प्रोबेबली नेशनल इनकम का ही क्वेश्चन आएगा। National incomes are the following item included, provided reason for each। रेंट फ्री हाउस टू एन एम्प्लॉइज बाय एन एम्प्लॉयर। वाह 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 वाह, पढ़ाया हुआ, अगेन पढ़ाया हुआ कि रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया तो क्या इसको इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर? बोलो। उसके बाद परचेजेस बाय द फॉरेन टूरिस्ट, परचेज ऑफ अ ट्रक टू कैरी गुड्स बाय अ प्रोडक्शन यूनिट। और आगे बी, एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट वर्किंग फॉर अ गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट यू हैव बीन इनवाइटेड टू अ स्पीकर एट अ पब्लिक सेमिनार ऑन इकोनॉमिक इंडिकेटर। ड्यूरिंग द सेमिनार यू आर आस्क्ड टू डिफाइन एंड इलैबोरेट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी एंड रियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। एडिशनली यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड रियल लाइफ एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज मेजर्स इन इकोनॉमिक एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। तो यानी कि आपसे यहां पर क्या पूछ लिया गया है, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है रियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, राइट, और साथ ही साथ में आपसे नॉमिनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस। अब मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से देखो, फटाफट से एक बार देखते हैं कि कैसे इसको समझाने की कोशिश करी है। सबसे पहले क्या है, आप हो फाइनेंशियल एडवाइजर, तो आओ फाइनेंशियल एडवाइजर बनाए आपको और समझते हैं। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर वर्किंग विद द गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री, माई रोल, देखो आंसर कैसे करा, माई रोल, अपनी जिम्मेदारी लो, क्योंकि आपको बनाया ना फाइनेंशियल एडवाइजर, आप हो ना, माई रोल, मेरा रोल रहेगा सर। क्या रहेगा? रोल इज टू हेल्प द पब्लिक अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द गवर्नमेंट बजट एंड द सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू इट लाइज ऑन। वन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू इज नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। अब आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट के बारे में बताना है। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट रेफर टू द इनकम दैट द गवर्नमेंट जनरेट फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन टैक्स। बिल्कुल सही बात है। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या है? टैक्स के अलावा जो गवर्नमेंट को इनकम मिलती है। कैसे? चालान काट दिया आप लोगों का, चालान काट दिया, उसका पैसा गवर्नमेंट के पास चला गया, क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट है। कैसी है? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट है बेटा। देखो 3 रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूं नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट के। कहता है सबसे पहले इनकम फ्रॉम द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट ऑफन ओन एंड ऑपरेट वेरियस एंटरप्राइजेस सच एज पब्लिक यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स और इवन कमर्शियल वेंचर्स। द प्रॉफिट एंड डिविडेंड अर्न फ्रॉम दिस स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस कंट्रीब्यूट टू द नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। फीस एंड चार्जेस for government services, government provide a wide range of services to the citizens and the business such as issuing license, permits, certificates. They also charge fees for the services like passport issuance, vehicle registration or access to the public facility. These fees are charged as non-tax revenue receipt. कैसी receipt है? Non-tax revenue receipt है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्या कहते हैं? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, हमारा इंस्ट्रूमेंट्स और एंटिटीज के अंदर, वहां पर इन्वेस्टमेंट को होल्ड करती है बॉन्ड्स के फॉर्म में, स्टॉक्स के फॉर्म में, डिपॉजिट के फॉर्म में, इंटरेस्ट कमाती है वहां से। और ये अर्निंग जो है ये भी गवर्नमेंट के लिए क्या है? नॉन
टैक्स रिसीट है, कैसी है, नॉन टैक्स रिसीट है। तो ये आपने उदाहरण दे दिया नॉन टैक्स रिसीट की, यानी कि एग्जामिनर यहां से आपसे सिर्फ और सिर्फ नॉन टैक्स रिसीट का कॉन्सेप्ट जानना चाहता था कि आपको नॉन टैक्स रिसीट का कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कहता सर एज ए कंसर्न्ड सिटीजन attending the town hall meeting, I am eager to understand the key objective that guide the government policies and decisions in my country. Here I provide explanation of these three objectives in real life scenario. Real life संदर्भ के अंदर आपने उसका explanation दे दिया। सबसे पहले आपने बात करी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन की। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन की। कैसे, वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट इज टू फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसको बहुत अच्छा करना, आर्थिक व्यवस्था को आगे लेके जाना और जॉब अपॉर्चुनिटी से लेके आना सिटीजन्स के लिए। इन रियल लाइफ सिनेरियो दिस ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज दैट इनकरेज इन्वेस्टमेंट, सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रमोट इनोवेशंस इन द वेरियस सेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, द गवर्नमेंट में प्रोवाइड टैक्स इंसेंटिव्स टू द बिजनेसेस, इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड डेवलप प्रोग्राम टू अपस्किल द वर्कफोर्स लीडिंग टू इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड बात यहां पर क्या है, सोशल वेलफेयर देखिएगा, सोशल वेलफेयर एंड पॉवर्टी एलिवेशन। द गवर्नमेंट एम टू इंश्योर द वेलबींग ऑफ द इट्स सिटीजंस एंड एलिवेट पॉवर्टी इन रियल लाइफ सिनेरियो। द ऑब्जेक्टिव इनकम्पासेस द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, यानी कि वेलफेयर और पॉवर्टी एलिवेशन यानी कि लोगों का भला करना और पॉवर्टी को खत्म करना, एक ऑब्जेक्टिव ये है। आगे क्या है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ, यानी कि एरिया वाइज जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी सेक्टर के ऊपर पैसा लगाए जिससे कि वहां के लोगों को बहुत अच्छी रीजनल ग्रोथ देखने को मिले, उस संदर्भ में यहां पर बात की गई है। राइट अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी एक्टिविटी के अंदर जाने वाला है, रेंट फ्री हाउस टू द एम्प्लॉइज बाय एन एम्प्लॉयर। जो कहता है नो द प्रोविजंस ऑफ द रेंट फ्री हाउस टू एन एम्प्लॉयर बाय एन एम्प्लॉयर इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ द कंट्रीज नेशनल इनकम। द नेशनल इनकम अकाउंट फॉर द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्रीज बॉर्डर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। व्हाइल दिस बेनिफिट मे हैव द वैल्यू टू द एम्प्लॉय, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द डायरेक्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट और एट्रीब्यूशन टू द कंट्री एज ए होल। तो इसलिए यहां पर नहीं आएगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। परचेज बाय अ फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट के द्वारा आकर इंडिया में परचेज किया जाता है, कंसिडर किया जाएगा। परचेजेस मेड बाय अ फॉरेन टूरिस्ट आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ द कंट्रीज नेशनल इनकम। व्हेन फॉरेन टूरिस्ट विजिट अ कंट्री एंड स्पेंड मनी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, देयर एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी। दिस परचेज जनरेट्स रेवेन्यू फॉर द लोकल बिजनेसेस एंड आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। परचेजेस ऑफ अ ट्रक टू कैरी आउट गुड्स फॉर प्रोडक्शन यूनिट, इसको भी इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि इसको एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंट करता है इन्वेस्टमेंट इन दी कैपिटल एसेट और जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो होती है बढ़ती है, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर चेंज आता है और इसकी वजह से इकोनॉमिक आउटपुट भी बढ़ता है, इंक्रीज देखने को मिलता है, इसलिए इसको भी इंक्लूड किया जाएगा और एक एक नंबर आपको इसका मिलेगा सर। अगला क्या था, कहता है अगर आप एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यू आर डिलाइटेड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और रियल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में आपने डिफरेंस बताना है। तो नॉमिनल ग्रोस प्रोडक्ट क्या होता है और रियल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ये ऑलरेडी बताया हुआ है, आप लोगों को पता है किसका मतलब होता है क्या है। रियल और नॉमिनल जीएनपी के बीच में क्या डिफरेंस होता है वही बता रखा है यहाँ पर और इसका उदाहरण दे रखा है और जैसे ही आप इसको सॉल्व कर दोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। राइट तो इसी के साथ हमारा सेक्शन ए जो है वो खत्म होता है और अब हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ सेक्शन बी। और सेक्शन बी जो है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरेटिकल टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 18th क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 18th क्वेश्चन कहता है which of the following is the overreaching objective of equitable distribution goal in the planning। सेक्शन बी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लेंगे लेकिन थ्योरी के अंदर मार्क्स थोड़ा सा सिक्योर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने होते हैं। तो वही बात करेंगे और किस तरह से सीबीएसई आंसर्स को बताता है उसी पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा समझने की डिटेल में यहाँ पर कोशिश हम लोगों ने करी। तो देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओवर रीचिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन गोल्स इन द प्लानिंग। प्लानिंग की अगर बात की जाए तो प्लानिंग के अंदर क्या कहता है कौन सा दिए गए ऑप्शन में से एक ओवर रीचिंग ऑब्जेक्टिव है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके गोल्स का प्लानिंग के अंदर, उससे रिलेटेड यहां पर बात की गई है। तो आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शंस की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले कहता है इनहेंस इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू टारगेट इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफिक सेक्टर। कहता है अगर मुझे
प्लानिंग की बात करनी है तो मुझे इनहेंस करना पड़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को टारगेटेड इन्वेस्टमेंट करके स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर, क्योंकि कुछ ही सेक्टर्स के अंदर हमें क्या करना है, स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट करनी है। सेकेंडली बात करता है फोस्टर कंपटीशन बाय रिड्यूसिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट, कि भाई कंपटीशन को बढ़ावा देना है, मार्केट के रोल्स मतलब गवर्नमेंट के रोल को क्या कर दो अपन लोग कम कर देते हैं। थर्ड कहता है फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म गेन्स रादर देन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, कि भाई ज्यादा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान ना देके छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं। लास्ट क्या कहता है, इंश्योर अ फेयर एंड जस्टिस सोसाइटी फॉर ऑल द सिटीजंस। तो क्या कहता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओवररीचिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन गोल्स इन द प्लानिंग, कि भाई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके प्लानिंग के अंदर जितने भी गोल्स है उनका, उसके लिए आप खुद बताइए इसमें से कि क्या सही आंसर होना चाहिए। तो सही इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंश्योर अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी फॉर ऑल द सिटीजंस, कि सारे के सारे सिटीजंस के लिए, सारे के सारे नागरिकों के लिए एक फेयर और जस्टिफाइड, फेयर एंड जस्टिफाइड सोसाइटी हो सके सारे के सारे सिटीजंस के लिए, वो बात यहां पर की गई है। अगर मैं इसका आंसर देखता हूं यहां पर, तो आंसर क्या कहता है, 18th क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, इंश्योर अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी फॉर ऑल द सिटीजन, दिस इज द राइट आंसर। और ऐसे ही आंसर आपने क्या करना है, वन लाइनर फॉर्म में इस क्वेश्चन का देना है। आप जैसे ही इसे वन लाइनर फॉर्म में आंसर देंगे, आपको एक नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, एलोकेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सर इन रिसेंट ईयर्स What major changes has been made to the one child policy in China? देखिए चाइना के साथ, यानी कि कंपैरिजन किया जा रहा है, और कंपैरिजन हमेशा कभी भी किया जाएगा तो यहां पर दो तरफिया कंपैरिजन हमेशा किया जाता है इंडिया का, या तो चाइना के साथ कंपैरिजन होगा या तो हम पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो कहता है क्या है, कहता है रिसेंट ईयर में क्या मेजर चेंजेस चाइना ने लिए हैं वन चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर। इट वाज रिप्लेस्ड विद द टू चाइल्ड पॉलिसी, कि टू चाइल्ड पॉलिसी को फिर से एक्सेप्ट कर लिया गया है। द पॉलिसी वाज एक्सपेंडेड टू रिस्ट्रिक्ट इमिग्रेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि बाहर से कोई भी पर्सन जो है चाइना के अंदर ना आए। द पॉलिसी वाज स्ट्रेंथन टू अलाउ नो एक्सेप्शंस, क्या ऐसी एक्सेप्शंस लेके आई गई है कि भाई अब किसी भी तरह की वन चाइल्ड पॉलिसी टाइप की कोई भी एक्सेप्शन यहां पर नहीं रहेगी। इट वाज एबोलिश्ड एंड फैमिलीज कैन हैव एज मैनी चाइल्ड एज दे विश, तो अब क्या कहता है कि इसको हटा दिया गया है, और अब जितने चाहे उतने बच्चे जो है वो एक फैमिली जो है अडॉप्ट कर सकती है, या फिर एक फैमिली जो है रिप्रोड्यूस कर सकती है। तो क्या कहता है, क्या मेजर चेंजेस लिए गए हैं, तो इसके अंदर जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। कहता है द पॉलिसी वाज स्ट्रेंथन टू अलाउ नो एक्सेप्शन, यानी कि अब कोई भी एक्सेप्शन इस तरह की देखने को आप लोगों को यहां पर नहीं मिलेगी। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लो, चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, और वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट करने की वजह से चाइना के अंदर से यूथ की जो पॉपुलेशन थी वो कम होती जा रही थी। इंडिया के साथ अगर कंपैरिजन चाइना का किया जाए तो इंडिया के अंदर ज्यादा यूथ वाली पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू द चाइना। चाइना के अंदर ओल्ड एज पर्सन की पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है, इसीलिए चाइना ने क्या करा, इस पॉलिसी को क्या कर दिया, हटा दिया वन चाइल्ड पॉलिसी को। क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से एक चीज देखने को मिल रही थी कि इसका सेक्स रेशियो के ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा था, क्योंकि एक चाइल्ड पॉलिसी के अंदर जनरली जो वहां के पेरेंट्स थे वो कंसिडर कर रहे थे कि मेल चाइल्ड ही कंसिडर करना प्रीफर कर रहे थे एज कंपेयर टू द फीमेल चाइल्ड, राइट। ये समस्या यहां पर थी, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या रहने वाला है, सी रहने वाला है। आ जाते हैं सीबीएसई ने क्या बोला हुआ है इसका आंसर, कहते हैं सर 19th का आंसर सी, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एड्रेस ओवर पॉपुलेशन कंसर्न्स, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है दैट इज, कहता है इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग एनर्जी कॉस्ट एंड इन्वायरमेंट कंसर्न्स, कहता है इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग एनर्जी कॉस्ट एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न a nation decided to invest heavily in the renewable energy technologies domestically instead of importing traditional energy sources, यानी कि अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज के ऊपर क्या है, ज्यादा फोकस, ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। कहता है व्हाट पॉजिटिव इंपैक्ट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस अप्रोच, क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्या कहता है, लोअर एनर्जी कॉस्ट फॉर कंज्यूमर ड्यू टू subsidized imports. Second, promotion of domestic green energy sector through target investment. Third, enhanced self-sufficiency in energy productions and greater sustainability. Fourth, increased dependence on the foreign technology for the renewable energy implementation. और आगे क्या कहता है बेटा, ध्यान से समझना, यहां पर बोला गया कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है। फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, सेकंड कहता है बी सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, सी कहता है थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट, एंड फोर्थ कहता है फोर्थ एंड फर्स्ट इज करेक्ट। तो आप खुद सोचिए, जब इन्वेस्टमेंट की बात होगी, किसकी बात होगी, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात होगी, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर किसकी जनरली बात की जाएगी। अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर, तो प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक ग्रीन एनर्जी सेक्टर थ्रू टारगेटेड इन्वेस्टमेंट, कि भाई पर्टिकुलरली हमने इस सेक्टर के अंदर क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, इससे रिलेटेड बात होगी।
सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रीन प्रोडक्शन और ग्रेटर सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। अब देखिए यहां पर ना, अगर आप आईईडी आपने पढ़ा है तो आपके पास बेसिक नॉलेज होगा, और बेसिक थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है ज्यादा फोकस किसके ऊपर होगा, सेकंड और थर्ड पॉइंट के ऊपर होगा। और सेकंड और थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड और थर्ड पॉइंट है बी पार्ट के अंदर। किसके अंदर है, बी पोर्शन के अंदर। और बी पोर्शन की अगर बात की जाए तो बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। अब देख लेते हैं सीबीएसई क्या कहता है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। सीबीएसई कहता है सेकंड एंड थर्ड शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है अ फार्मर, एक फार्मर है चंदू, प्रैक्टिस ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड यूजेस क्रॉप रोटेशन एंड नेचुरल प्रीडेटर्स टू कंट्रोल पेस्ट। What advantage does this approach provide compared to the conventional pesticide use? यानी कि अब मिस्टर चंदू एक फार्मर है और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। कैसी फार्मिंग करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है और क्रॉप रोटेशन का यूज करता है। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि भाई एक जमीन के ऊपर, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लैंड मास के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइप की जो क्रॉप्स है उसी को ग्रो नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या किया जाएगा, क्रॉप्स को चेंज किया जाएगा। तो इसकी वजह से उसने क्या करा, पेस्टिसाइड के यूज को कम कर दिया, राइट। तो इसका क्या फायदा होगा, तो कहता है फास्टर एंड प्रिडिक्टेबल पेस्ट इरेडिकेशन, लोअर लेबर कॉस्ट फॉर पेस्ट मैनेजमेंट। थर्ड कहता है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर एंड रिड्यूस्ड यील्ड। लास्ट कहता है रिड्यूस्ड हार्म टू बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड पॉलिनेशन, राइट। इसकी वजह से क्या होगा, डी ऑप्शन जो होगा सही होगा, क्योंकि जो हार्म है, राइट, इंसेक्ट्स, राइट, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं और पॉलिनेशन जो है, क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से, राइट, उनको क्या है, इंपैक्ट नहीं देखने को इसका मिलेगा। तो ये फायदा जो है इसके अंदर रहने वाला है। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब आ जाइए एक बार सीबीएसई का आंसर देख लेते हैं। सीबीएसई क्या कहता है, राइट, सीबीएसई कहता है रिड्यूस्ड हार्म टू बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड पॉलिनेटर्स। सी डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा और डी आंसर होगा इसका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन के अंदर आप हमेशा याद रखिएगा, असर्शन मान लो एक स्टेटमेंट है, रीजन जो है वो उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि उस स्टेटमेंट को जो यहां पर बात बताई गई है उस बात को वैलिडेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। असर्शन क्या कहता है, कहता था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म इंप्लीमेंटेड अंडर द लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन अ कंट्री लेड टू एन इंक्रीज इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन द मैन्युफैक्चर सेक्टर। कहता है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो आए लिबरलाइजेशन के अंदर, हमें पता है कि 1991 के अंदर हमारे पास एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। एलपीजी का मतलब था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। कहता है अगर मैं लिबरलाइजेशन की बात करता हूं किसके अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर, तो इसकी वजह से इंक्रीज देखा गया किसमें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, यानी कि बाहर से, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई जो है वो आने लगी थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। ये बिल्कुल सही बात है, असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, कहता है लिबरलाइजेशन पॉलिसी एम्ड टू टफन ट्रेड बैरियर्स, regulate industries and provide a conducive environment for indigenous investors, making the manufacturing sector more attractive for FDI। इन्होंने क्या कहा कि भाई यहां पर रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, लिबरल का मतलब कहता है फ्री, राइट, लिबरल का मतलब क्या है, फ्री, बैरियर्स को हटा देना, जिससे क्या हो, बाहर के लोग भी क्या कर सके, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सके। लेकिन ये उसकी उल्टी डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है कि असर्शन तो सही है लेकिन रीजन सही नहीं है हमारा। असर्शन हमारा सही है, रीजन सही नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर हमें देखना है कि असर्शन कहां पे सही है और रीजन कहां पर गलत है। द असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। ए जो होगा बेटा वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। अब आइए सीबीएसई क्या कहता है इस आंसर को लेकर। यहां पर ए ऑप्शन दिया गया है, द असर्शन ए इज ट्रू बट द रीजन आर इज फॉल्स, राइट, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक यानी कि एरिया वाइज ट्रांजिशन की बात कर रहा है, चेंज की बात कर रहा है। अ सडन डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ rate due to migration, a change in the population density across different states in India, a significant increase in the birth rate and the death rate simultaneously, a shift from higher birth and death rate to the lower birth and death rate over the time। तो देखिए बेटा क्या कहता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब है चेंज, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन का जनरल मतलब होता है बेटा चेंज। तो कहता है डेमोग्राफिक चेंज कहां पर देखने को मिलता है, तो डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिलेगा जब हाई बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो लो हो जाएंगे। क्या कहता है सर, शिफ्ट हो जाए बर्थ हाई बर्थ से एंड डेथ रेट से लो बर्थ और डेथ रेट के ऊपर, तो उसी को बोला जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको बोला जाएगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो डी ऑप्शन जो रहेगा वो बिल्कुल इसका क्या रहने वाला है, सही ऑप्शन रहने वाला है। देख लेते हैं इसमें, तो यहां पर यही बोला गया डी ऑप्शन, अ शिफ्ट फ्रॉम द हाई बर्थ एंड डेथ रेट टू द लो बर्थ एंड डेथ रेट ओवर द टाइम, राइट।
आगे क्या है बेटा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द पोटेंशियल चैलेंज इन द प्रमोशन ऑफ द सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस। एक्वा बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वाटर को, राइट। एक्वाकल्चर का मतलब रिलेटेड टू वाटर प्रैक्टिसेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, डिफिकल्टी इन रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन द वाइल्ड कॉट फिश without putting pressure on the fish stock, balancing aquaculture development with the environmental and social consideration, limited opportunity for economic diversifications and livelihood enhancement, difficulty in increasing fisheries export and foreign exchange earning, राइट। क्या पोटेंशियल चैलेंजेस देखे गए प्रमोशन करते टाइम पर एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस को रूरल डेवलपमेंट के अंदर। तो बेसिक कंसर्न क्या थी कि डिफिकल्टी थी किसके अंदर, रिड्यूस करने के अंदर डिपेंडेंस वाइल्ड कॉट फिश विदाउट पुटिंग प्रेशर ऑन द फिश स्टॉक के ऊपर कोई प्रेशर ना आए, एक्वाकल्चर डेवलपमेंट एनवायरमेंट और सोशल कंसिडरेशन को कंसिडर करना, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के एंड लाइवलीहुड एनहांसमेंट के ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए बेटा वो सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, सी होना चाहिए। और सी आंसर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। जी हाँ, इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी आंसर सही होना चाहिए। देखिए यहां पर कहता है स्ट्रगल टू मेंटेन इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, ये सबसे बड़ी क्या थी, दिक्कत थी इसके अंदर, राइट। 25th क्वेश्चन देखते हैं, इन अर्बन एरिया विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी व्हाट चेंजेस इज ऑफन एसोसिएटेड विद द हाउसिंग एंड लिविंग कंडीशन, राइट। अब ध्यान से आप लोग एक चीज समझिएगा, ये कहीं ना कहीं सारे के सारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो टॉपिक्स हैं, ये कहीं ना कहीं सारे के सारे टॉपिक्स डील कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज के साथ, ज्यादातर या तो रूरल के साथ या तो अर्बन एरिया डेवलपमेंट के साथ बात कर रहे हैं, या तो बेटा बात हो रही है एलपीजी रिफॉर्म से रिलेटेड, यानी कि एलपीजी रिफॉर्म से रिलेटेड ज्यादा बातें यहां पर डिस्कशन की जा रही है। कहता अर्बन एरिया के अंदर, अगर यहां पर मैं कहता हूं, कहता अर्बन एरिया के अंदर विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, अर्बन एरिया के अंदर क्या हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्या चैलेंजेस एसोसिएट हो रहे हैं हाउसिंग और लिविंग कंडीशन के साथ, डिफिकल्टी इन असेसिंग एसेंशियल सर्विसेज ड्यू टू कंजेस्टेड लिविंग कंडीशन, इनएडुकेट हाउसिंग और ओवरक्राउडिंग है लीडिंग टू स्लम सेटलमेंट, लिमिटेड ओपन स्पेसेस और रिक्रिएशनल एरियाज है जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ जो अफेक्ट हो रही है, हाई होम ओनरशिप रेट है जिसकी वजह से लिमिटेड रेंटल ऑप्शंस है। ये सारे के सारे ऑप्शंस अगर देखे जाए तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शंस क्या है, सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। ये सारी की सारी समस्या हो रही है, लेकिन मुझे देखना है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मेन कंसर्न क्या है। तो अगर मैं मेन कंसर्न किसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने बात करूं तो वो क्या है, हाई होम ओनरशिप रेट है जिसकी वजह से लिमिटेड रेंटल ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि डी जो है वो इसका कहीं ना कहीं जो है एक राइट आंसर इस अप्रोच के अंदर रहने वाला है। अब आइए एक बार सीबीएसई का आंसर देख लेते हैं इसके अंदर, इनएडुकेट हाउसिंग एंड ओवरक्राउडिंग लीडिंग टू स्लम सेटलमेंट जो है इसका राइट आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है असर्शन क्या है, जॉबलेस ग्रोथ, कहता है सर जॉबलेस ग्रोथ हैज बीन अ सिग्निफिकेंट चैलेंज इन द इंडियन इकोनॉमी इन रिसेंट ईयर। रीजन क्या है, डिस्पाइट विटनेसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ द इंडियन इकोनॉमी हैज बीन स्ट्रगलिंग टू क्रिएट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू एब्जॉर्ब द ग्रोथ वर्कप्लेस। कहता है सर क्या पहले क्या कहा गया कि जॉबलेस ग्रोथ जो है वो एक सिग्निफिकेंट, जॉबलेस जो है यानी कि लोगों की जॉबें जो है वो खतरे में है या फिर लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, वो सिग्निफिकेंट चैलेंज रहा है इंडियन इकोनॉमी के अंदर पिछले काफी टाइम से। इसका रीजन क्या है, कहता है डिस्पाइट विटनेसिंग इकोनॉमी ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आ रहा है, इंडियन इकोनॉमी हैज बीन स्ट्रगलिंग, इंडियन इकोनॉमी फिर भी स्ट्रगल कर रही है कि अच्छी खासी वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट कर सके। तो बेटा दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, और दोनों की दोनों स्टेटमेंट की बात की जाए तो इसका मतलब बोथ द असर्शंस एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ द असर्शन। इसका मतलब सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहने वाला है इस ऑप्शन का। अब आइए एक बार फटाफट से देख लेते हैं इसको, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, सही बात क्या है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब हमारे पास क्या आता है बेटा, ध्यान से समझ लीजिएगा, कहता है सर फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट गिवन इन द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द स्टेटमेंट। अब हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है सर इसके अंदर, ठीक है ना। तो मैच द फॉलोइंग की अगर मैं बात करता हूं तो मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान, नीति आयोग, कमांड इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। तो कहता है चाइना मॉडल ऑफ ग्रोथ, रिफॉर्म्स इन इंडिया, पाकिस्तान 5 इयर्स प्लान और प्लानिंग कमीशन इज रिप्लेस्ड। तो आप लोगों को पता है कि हमारे प्लानिंग कमीशन जो है उसे रिप्लेस किया गया है किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। तो प्लानिंग कमीशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग। तो बी का ऑप्शन क्या होना चाहिए, 4। अब यहाँ पे देखो B4 कहां पर अलाइंड है, B4 यहां पर है बेटा, इसका मतलब बी के साथ 4th आएगा हमारा, यानी कि प्लानिंग कमीशन जो है उसको रिप्लेस कर दिया हमारा किसके साथ, नीति आयोग के साथ। और मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान जो है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है पाकिस्तान 5 इयर्स प्लान के साथ।
उसके बाद कमांड इकोनॉमी का मतलब क्या है, चाइना मॉडल इकोनॉमी की बात कर रहा है, यानी कि सी के साथ पहला ऑप्शन आएगा। और इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 किससे रिलेट करेंगे, रिफॉर्म्स इन इंडिया के साथ रिलेट करेंगे। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही रहने वाला है। आइए एक बार फटाफट से देख लेते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। अब आइए 28th देख लेते हैं एक बार। 28th क्वेश्चन क्या कहता है आपका, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन 3 की फैक्टर्स या फिर फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस दैट कंट्रीब्यूटेड टू इट्स प्रीडोमिनेटली स्टैग्नेंट स्ट्रक्चर। कहता है क्या ऐसे 3 कारण रहे इंडियन इकोनॉमी के अंदर जिन्होंने इस चीज के ऊपर फोकस किया या फिर ये बताया कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट स्ट्रक्चर की है, स्टैग्नेंट है, रुकी हुई इकोनॉमी है, स्टैग्नेंट हो चुकी है। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर क्या है, कहता है सर डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मेंशन 3 की फीचर्स ऑफ इंडियंस फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग दैट पीरियड विद एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द कंट्रीज ट्रेडिंग पैटर्न विद द अदर नेशन। यानी कि इसके अंदर क्या पूछा गया कि आपको क्या करना है, स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंडिया का स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड कैसा था जिस टाइम पर इंडिया आजाद हुआ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 3 कारण बताने हैं हमें ऐसे इंडियन फॉरेन ट्रेड के उस पीरियड के दौरान, राइट, और उसको एक्सप्लेन करना है उस पैटर्न को नेशंस के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान से समझिए कि सीबीएसई किस तरह से इस चीज का आंसर देता है। तो क्या कहा बेटा, 3 कारण जो हम बताएंगे आपको, क्या कहता है, जो 3 कारण है जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट, जिसकी वजह से कंट्रीब्यूट करा स्टैग्नेंट स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहला क्या था, एग्रीकल्चर डोमिनेंस एंड लो प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस था, बाकी सारे सेक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, वो ध्यान देने लगे जब एलपीजी रिफॉर्म्स है। सेकंड क्या था, कॉलोनियल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो हमारे ऊपर आप लोगों को पता है ब्रिटिशर्स का रूल था, और ब्रिटिशर्स ने जब हमारे ऊपर रूल्स किया तो एक्सप्लॉयटेशन किया, और उस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से भी हम ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए और हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट रही। थर्ड क्या रहा, लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया हमारा जो मेन कंसर्न था वो एग्रीकल्चर सेक्टर था, बाकी सारे सेक्टरों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, और वो सबसे बड़ा कंसर्न रहा इस चीज का। इंडियन फॉरेन ट्रेड जो है, कहता है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडिया फॉरेन ट्रेड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल की फीचर्स। कुछ की फीचर थे उसके। सबसे पहले क्या था, डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रेड रिलेशन, ब्रिटिशर्स के ऊपर ज्यादा निर्भर थी हमारी इकोनॉमी, क्योंकि हमें क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। आगे क्या कहता है, लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन था ट्रेडिंग पैटर्न का, यानी कि यहां पर लिमिटेड ट्रेडिंग पैटर्न थे इंडिया के अंदर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टाइप के क्रॉप्स के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था, बाकी सारी चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लो शेयर था इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स का, ज्यादा हम चीजों को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, राइट। अगर जितने भी चीजें प्राइमरीली एक्सपोर्ट की जा रही थी वो सारे के सारे किसको की जा रही थी, ब्रिटिशर्स को की जा रही थी। वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स हमसे ले जाया करते थे, और रॉ मटेरियल के फॉर्म में हमसे चीजें लेके जाया करते थे, और उसके बाद वहां पर जाकर उसे प्रोड्यूस कर दिया करते थे, और प्रोड्यूस करने के बाद फिर जाकर इंडिया के अंदर डंप करके द्वारा यहाँ पर सेल कर दिया करते थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इमेजिन यू आर एन इकोनॉमिक एडवाइजर। आप अगेन फिर क्या है कि इकोनॉमिक एडवाइजर है। अगर आप एक इकोनॉमिक एडवाइजर हैं टू अ डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट, एक्सप्लेन 3 सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गिव एग्जांपल ऑफ हाउ योर रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट्स इन द ह्यूमन कैपिटल कैन पॉजिटिवली इंपैक्ट द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी। यानी कि किस तरह से ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको बढ़ाया जा सकता है, और कैसे ओवरऑल प्रोस्पेरिटी जो है वो लेके आई जा सकती है। अब देखिए सीबीएसई कैसे आंसर करता है, कैसे बताता है सीबीएसई कि आपसे आंसर चाहिए मुझे। देखिए पॉइंट वाइज आंसर करिएगा। सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले इन्होंने बोला कि भाई हम सबसे पहले जो ध्यान देने वाले हैं वो किसके ऊपर देने वाले हैं, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। क्योंकि जितना ज्यादा बेहतर, अगर मैं इस प्लेस पे रहूंगा तो मैं क्या करूंगा, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि जितना बेहतर एजुकेशन सिस्टम होगा, जितना बेहतर एजुकेशन सिस्टम होगा उतना ज्यादा ही एक इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। सेकंड क्या कहता है, वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाला हूं, यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर और स्किल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा रादर देन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। बच्चों को चीजें रटवाने के बजाय उनको प्रैक्टिकली सिखाने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तीसरा जो सेक्टर जहां पर ध्यान दूंगा वो है हमारा हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन। हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन सेक्टर के ऊपर भी मुझे ज्यादा ध्यान देना है, इस चीज के बारे में यहां पर बोला गया। तो कहते हैं इन चीजों के ऊपर मैं क्या करने वाला हूं, ज्यादा ध्यान देने वाला हूं यहां पर। आगे क्या कहता है, ऐसे पॉलिसी एनालिस्ट स्टडिंग चाइनास इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप चाइनास इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। डिस्क्राइब द स्ट्रेटजी परस्यूटेड बाय द कंट्री आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस। आइडेंटिफाई 4 की initiatives implemented by the Chinese government to achieve economic growth and industrialization. Demonstrate the impact of these strategies on the China's economic development and transformation into a global economic power. आज चाइना, आप चाइना को देखते हैं, चाइना एक इकोनॉमिक पावर बनकर उभर कर निकल कर आया है।
लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा नहीं था। उनके द्वारा क्या ऐसे स्टेप्स लिए गए जिसकी वजह से वो एक इकोनॉमिक पावर के तौर पर निकल कर आया, वैसा क्वेश्चन आपसे पूछा, यानी कि एनालिटिकल क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो आपके पास एक चैप्टर है जहां पर हम कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को, राइट। तो समझिएगा क्या ऐसे स्टेप्स रहे, सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या था, इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आया और ओपनिंग अप द पॉलिसी। 1978 के अंदर चाइना embarked ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इंप्लीमेंटिंग द ओपनिंग अप पॉलिसीज अंडर द लीडरशिप ऑफ डेंग जिंगपिंग, राइट, ये याद रखिएगा। डेंग जियांगपिंग के अंदर नेतृत्व में 1978 के अंदर चाइना ने क्या कर दिया, अपनी जो पॉलिसीज है उसको ओपन कर दिया। उस पॉलिसी का मेन एम क्या था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, प्रमोट करना ट्रेड को और इंकरेज करना प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एसईजेड्स बनाए सिटीज में जैसे कि शेंगेन, अलाउड फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट एंड सेट अप बिजनेसेस इन चाइना, लीडिंग टू अ सर्ज इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। दिस पॉलिसी प्लेड अ पिवटल रोल्स इन चाइनास रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो क्या कहता है बेटा, यानी कि जो इंडिया ने 1991 के अंदर किया वो इन्होंने 1978 के अंदर ही कर दिया था, जब उस टाइम के जो लीडर थे, कौन थे वो, डेंग जिंगपिंग, राइट, इनकी अध्यक्षता के अंदर क्या कर दिया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया गया। पहले अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग हमेशा पढ़ते हैं कि चाइना एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी रही है। कम्युनिस्ट का मतलब है कि भाई उसका ज्यादा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, लोगों का भला करना, रादर देन मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। सोसाइटी का भला करना ज्यादा इसका ऑब्जेक्टिव शुरू से ही रहा है, लेकिन चाइना के द्वारा ये बहुत बड़ा मूव लिया गया था। इसका यह कारण था कि चाइना जो है आज एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर के तौर पर उभर कर आया है। सेकंड क्या है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। सेकंड क्या है, एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया रादर देन इंपोर्ट, क्योंकि चाइना के अंदर क्या है, लेबर कॉस्ट बहुत कम है, और जब चाइना के अंदर लेबर कॉस्ट कम है तो उस लेबर कॉस्ट कम होने की वजह से चाइना के अंदर प्रोडक्शन करना क्या बहुत ज्यादा आसान है, और प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करके एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया रादर देन फोकसिंग ऑन दी इंपोर्ट। थर्ड बात करी बेटा, इन्होंने ध्यान दिया मेन किसके ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के ऊपर। किसके ऊपर फोकस किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप करेंगे और ज्यादा ग्रो करने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट हमने किस चीज के ऊपर ध्यान दिया, यानी कि चाइना ने ध्यान दिया, दैट इज ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड एजुकेशन। ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया कि ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन क्या है। आप देखिए क्या करना है, आपसे ये 4 नंबर के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है, 4 पॉइंट आपने लिखे, 4 पॉइंट को एक्सप्लेन किया। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सीधा सा फंडामेंटल है, इससे ज्यादा आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, और ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। आगे क्या कहता है, ऐसे फाइनेंशियल एनालिस्ट critically evaluate 4 key challenges faced by the rural banking institutions in fostering financial inclusion and economic development in a developing country. इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया जब एक डेवलपिंग कंट्री है तो क्या ऐसे 4 कारण बता दीजिए, या फिर 4 चैलेंजेस बता दीजिए जो रूरल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो फेस कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर, और जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कंट्री की इंपैक्ट हो रही है। या फिर बताइए कि ऐसे मार्केटिंग एनालिस्ट इवैल्यूएट 4 key measures initiated by the government in a developing country to enhance the efficiency and effectiveness of the agriculture marketing system. राइट, तो आइए इसको भी फटाफट से समझने की कोशिश करते हैं। तो 4 रीजन आपने बता देना है। तो सबसे पहला रीजन क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है रूरल एरिया में, और कनेक्टिविटी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, राइट। लो फाइनेंशियल लिटरेसी है, गांव के लोगों में ज्यादा लिटरेसी रेट नहीं है, ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है। तीसरा क्या है, इनएडिक्वेट बैंकिंग प्रोडक्ट है, बैंकिंग सर्विसेज इतने ज्यादा रूरल को नहीं दी जाती है एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। फोर्थ क्या, लिमिटेड एक्सेस ऑफ क्रेडिट है, ज्यादा क्रेडिट रूरल एरियाज के लोगों को नहीं दिया जाता। उसके पीछे का रीजन यह है कि वहां पर चांसेस है कि बैड डेट हो जाए, बैड डेट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वहां पर ज्यादा है, इसलिए प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वहां पर कम दिया जाए फंड। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखिए सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा सा आंसर है। आपने यहां पर पॉइंट बताने हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर आप क्या करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि आप क्या कर देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देते हैं कि किस तरह से जो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया जा सकता है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको कि MIS बोला जाता है, MIS के इंप्रूवमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। रिलायबल और अप टू डेट मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाता, राइट, जिसकी वजह से फार्मर्स जो है उनको डिसीजंस जो है उससे रिलेटेड जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन जो है उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे कैसे वो डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, प्राइस सपोर्ट सिस्टम बनाया जाता है, या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता फार्मर्स को, MSP दिया जाता है। और जब फार्मर्स को MSP दिया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा, तो फार्मर भी कहीं ना कहीं क्या रहेंगे, सुनिश्चित रहेंगे कि भाई अगर उनका प्रोडक्ट है तो उनका प्रोडक्ट अगर मान लो कल को खराब भी हो जाता है या उस क्वालिटी का नहीं निकलता है तो कम से कम सरकार इस प्राइसेस पर उनसे परचेस कर लेगी। लास्ट क्या है, फार्मर कोऑपरेटिवनेस
एंड प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मर्स कोऑपरेटिव्स बनाए जाते और प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती, जो क्या करती, प्रॉपर तरीके से प्राइसेस के बीच में नेगोशिएट करती, जिसकी वजह से कभी भी दिक्कत आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती। आगे क्या कहता है बेटा, आगे कहता है ऐसे सोशियो इकोनॉमिक रिसर्चर, यू आर conducting a study on the unemployment in India. Based on your research, identify and categorize the 4 main causes of unemployment in India. कि इंडिया में या फिर कंट्री के अंदर क्या मेन कारण है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर देखी जा रही है। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज आप लोगों ने एनालाइज की कि आपसे डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस फर्क क्या है, फर्क सिर्फ एक है, डायरेक्ट ना पूछकर आपसे वो क्या पूछ रहा है कि आप एक रिसर्च एसोसिएट है, आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, आप एक गवर्नमेंट के लिए फाइनेंस मैनेजर है, कुछ भी उस तरह से एग्जांपल दे रहा है और फिर बोल रहा है कि ऐसी सिचुएशन है, आप क्या करते, ऐसी सिचुएशन आगे आगे आपके सामने, आप क्या करते। तो इसके लिए आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे और कॉन्सेप्ट को आप क्या करना है, आपने यहां पर रिलेट कर देना है, डाल देना है, और जैसे ही आप कॉन्सेप्ट को डालोगे आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ आंसर ही नहीं कर पाएंगे बल्कि अपने क्वेश्चन को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ये एश्योरेंस है। कहता है यहां पर ऐसे सोशल इकोनॉमिक रिसर्चर, आप एक सर्वे स्टडी कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, तो अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन बताना है, तो आपने बता देना है कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या क्या रीजन रहे हैं। सबसे पहले एक बात क्या है, इनएडिक्वेट इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देखने को मिली, अर्थव्यवस्था उतनी तरीके से नहीं बढ़ी जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए थी। पॉपुलेशन रेट के अंदर हम रुके नहीं, पॉपुलेशन के अंदर हमने कहता 2024 के अंदर देखो लेटेस्ट करंट का इंपैक्ट यहां पर डाल दिया, क्या डाल दिया करंट का, कि भाई 2024 के अंदर हमने ये बोला था और हमने ये देख लिया और ये करके भी दिखा दिया कि हम 2024 में पॉपुलेशन के अंदर सबसे आगे हैं, चाइना से आगे निकल चुके हैं। एग्रीकल्चर जो है एक सीजनल ऑक्यूपेशन है और ज्यादा डिपेंडेंस हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर नहीं रखनी है, हम ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो है डिपेंडेंट है, ये भी एक कारण है कि हम ज्यादा से ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, स्किल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये मेन कॉज है। आगे क्या कहता है, कंसिडर द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज, एग्रीकल्चर सब्सिडीज किसके द्वारा दी जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी किसमें, जब एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्सिडीज दी जाए उसे बोल दिया जाता है एग्रीकल्चर सब्सिडीज। Which are the financial aids provided by the government to support farmers and agriculture production? ऐसे पॉलिसी मेकर evaluate the virtues and analyze the vices of agriculture subsidies on the agriculture sector, the economy and the society as a whole. सेकेंड आपके पास क्या है, दो ऑप्शन है, as a researcher specializing in economic analyst critically examine the concept of import substitutions as an economic strategy in developing countries and thoroughly assess its potential three adverse effect on the economies. और के फॉर्म में क्या है, describe a real life example of systematic deindustrializations in a specific developing country during British rule, identify three main factors reason that led to the decline of the industrial activities in that country. लास्ट में क्या, provide a case study of infrastructure development during ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश के टाइम पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो किस तरह से था। अभी मैं आपको दोनों और के फॉर्म में बताऊंगा और समझना आप, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का ये रहेगा, 3 ये रहेगा, 3 ये रहेगा, या तो आप ये वाला पार्ट कर लो या तो आप ये वाला पार्ट कर लो, कोई भी एक पार्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो दोनों आते होंगे बहुत अच्छी तरह से वो बहुत अच्छी तरह से करिए। अभी मैं आपको क्योंकि समझाने के पर्सपेक्टिव से कर रहा हूं तो दोनों ही बताऊंगा, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा यहां पर, राइट। क्या कहता है बेटा, ध्यान से समझ लो, 33 क्वेश्चन है, क्या कहता है, 33 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आसान है। देखो मैं पॉइंट यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, राइट, मजा आएगा इस चीज के ऊपर भी। कहता था नेगेटिव इंप्लीकेशंस ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, क्या नेगेटिव इंपैक्ट है फार्मर्स को सब्सिडी मिले तो। सबसे पहले गवर्नमेंट के फाइनेंसिस के ऊपर बहुत तगड़ा बर्डन देखने को मिलता है, गवर्नमेंट हमसे पैसा इकट्ठा करती है टैक्सेस के फॉर्म में, और सब्सिडीज अगर दे देगी तो सब्सिडीज की वजह से क्या होगा, उसकी वजह से गवर्नमेंट का जो बजट है उसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और जब बजट के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा तो अदर जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वहां पर इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। सेकंड क्या आएगा, मिस एप्रोप्रिएशन बेनिफिट्स एंड इनइक्वालिटीज, सबको बराबर फायदे नहीं मिलते हैं, सब्सिडीज के सबको इक्वल फायदे बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिलेंगे यहां पर। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है वेस्टफुल कंजम्पशंस एंड ओवर प्रोडक्शंस, राइट, वेस्टफुल कंजम्पशन हो रही है और ओवर प्रोडक्शन हो रही है, यानी कि जो चीजें नहीं बननी चाहिए वो भी बन रही है, जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए वो भी बनाई जा रहे हैं, राइट। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज मिल रही है। क्या दिक्कत है, खर्चा झेलने के लिए गवर्नमेंट है ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। आगे क्या है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस इज व्हेन अ कंट्री ट्राई टू मेक थिंग्स एट होम इंस्टेड ऑफ बाइंग देम फ्रॉम द अदर कंट्रीज। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि हम बाहर से इंपोर्ट ना करके आप खुद ही अपनी कंट्री के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, वो क्या है, सबसे पहला क्या है,
कहता है क्या, इट हैज सम बेनिफिट बट ऑल्सो हैज सम प्रॉब्लम। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, मिसिंग आउट ऑन वर्ल्ड ट्रेड। इफ अ कंट्री ओनली मेक्स थिंग्स for itself, it might miss chances to sell things to the other countries. This means it might not make as much money as could, right? अगर वो खुद के लिए ही चीजों को बनाएगी और बाकियों के लिए चीजें नहीं बनाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, जो वो बेचकर फायदा उठा सकते थे वो फायदा उन्हें नहीं मिलने वाला है। लेस कंपटीशन मोर कॉस्ट, राइट? कंपटीशन खत्म हो जाएगा, राइट? जब खुद ही बनाने लग जाएगा तो कंपटीशन खत्म हो गया, और जब कंपटीशन खत्म हो गया तो इसका मतलब प्राइसेस में मोनोपोली आ जाएगी, और जब मोनोपोली आ जाएगी तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि एक ही पर्सन सप्लायर होगा, प्रोड्यूसर होगा गुड्स और सर्विसेज का। वेस्टिंग रिसोर्सेज की वेस्टिंग जो है वो एक कंसर्न बनने वाली है, राइट? आगे क्या कहता है, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। इसकी वजह से क्या हुआ, सबसे पहला क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ इंडियन कोर्ट्स जो है वो कम होती चलेगी। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पैटर्न्स, नए पैटर्न्स जो है वो यहां पर देखने को मिले। तीसरा क्या है, कॉम्पिटिशन ऑफ मशीन मेड गुड्स, मशीनों के द्वारा बनाई गई गुड्स का ज्यादा यूज किया जाने लगा, हैंडमेड गुड्स का यूज यहां पर कम होने लग गया। सबसे बड़ी बात ये थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट था हमारे पास, ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया ब्रॉट एन एंड टू द इंडियन फॉरेन ट्रेड एज इंडिया primarily because became a net exporter of the raw material and importer of the finished goods produced by the British industry। ये हम लोगों को पता है, इंडिया सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल बेचा करता था, और रॉ मटेरियल भेजा करता था, और रॉ मटेरियल लेकर कहां जाया जाता था, ब्रिटिशर्स के पास, ब्रिटिश कंट्री में लेकर जाया जाता था, और वहां पर वो क्या करते थे, फाइनल गुड्स में उसको कन्वर्ट करते थे, और कन्वर्ट करने के बाद बैक इंडिया के अंदर भेज दिया करते थे। तो यहां पर क्या बोला गया, यही बात बोलेगी कि नेट एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। पहली बात, इंडिया ये बनकर रह गया था। सेकंड क्या था, मोनोपोली कंट्रोल था किसके ऊपर, इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर, किसका, ब्रिटिशर्स का, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास सारा का सारा अधिकार था, सारा का सारा कंसर्न किसके पास था, ब्रिटिशर्स के पास था। आगे क्या कहता है, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू द बेनिफिट द ब्रिटिशर्स। सरप्लस ट्रेड होता था लेकिन इस इंटेंशन से होता था कि ब्रिटिशर्स की मदद की जाए या फिर ब्रिटिशर्स का ही फायदा यहां पर पहुंचाया जा सके। यही मेन ऑब्जेक्टिव यहां पर रहता था, इससे ज्यादा कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं था। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, रीड द फॉलोइंग पैसेज के फॉर्म में आपके सामने एक एग्जांपल दे दिया, ऑन द कॉज ऑफ द एनवायरमेंट क्राइसिस एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द वर्ल्ड इज फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड एनवायरमेंटल क्राइसिस characterized by various interconnected challenges. Several factors have contributed to this alarming situation, threatening the delicate balance of ecosystems and well-being of both humans and wildlife. One of the primary cause of the environmental crisis is the rapid growth of human population. आगे क्या कहता है, कहता है सर, the increasing demand for resources, food and energy has led to extensive deforestation, habitat destructions and overconsumption of the natural resources. Industrializations and modernizations have played a significant role in excavating the environmental crisis. अब मेरे प्यारे बच्चों, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा लास्ट में करो, फर्स्ट में करने की जरूरत नहीं है। अनसीन पैसेज पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है। इसी तरह का अनसीन पैसेज पहले सैंपल पेपर के अंदर भी सीबीएसई ने दिया था, और वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड था। किससे था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड था। द अनचेक्ड डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज हैज फर्दर contaminated air, waters and soil, endangering human health and biodiversity. Another critical factor contributing to the environmental crisis is the expansion of the agriculture and urbanization. The conversion of the forest and natural habitat into agricultural lands and urban areas has led to the loss of the biodiversity and fragmentation of the ecosystem. This has disrupted the natural habitat of numerous species, leading to the extinctions of the many plants and animal species. Moreover, human activities such as irresponsible waste management and improper disposal of plastics have resulted in the accumulation of the plastic waste in oceans and landfill, causing harm to the marine lives and contaminating the environment. यानी कि marine life के ऊपर भी बहुत ज्यादा impact देखने को मिला, क्योंकि हमने waste जो है वो dispose कर दिया, dump कर दिया water sources के ऊपर भी. The excessive use of chemical fertilizers and pesticides in agriculture has led to the soil degradation, water pollution and loss in the biodiversity. In summary, the environmental crisis is a complex issue with various interconnected causes. The rapid growth of human population, industrialization, urbanizations and responsible waste management practices are some of the major contributors to this crisis. Addressing these causes require a collective effort from the government, industries and individuals to adopt sustainable practices and promote environmental conservation. On the basis of the given text, commonly understand and answer the following question. What is the primary cause of environmental crisis described in the passage? अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लो, आपको जो इसका आंसर देना है वो कहां से देना है, पैसेज से देखकर ही देना है। क्या कॉजेस रहे इन्वायरमेंटल क्राइसिस के, डिस्क्राइब करो। 2 नंबर का है, हाउ
हैज इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीब्यूटेड टू द इन्वायरमेंटल क्राइसिस, किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इन्वायरमेंटल क्राइसिस देखे गए। 2 नंबर उस चीज के है, एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन ऑन द इन्वायरमेंट, इसके भी 2 मार्क्स हैं। The primary causes of environmental degradations in the passage are rapid growth of human population leading to the extensive deforestation, habitat destructions and overconsumption of the natural resources। उसी के अंदर दिया गया है। 2 मार्क्स क्या है, तो इसके अंदर भी कितने पॉइंट लिख दिए यहाँ पर, वहां पे जितने भी पॉइंट दिए गए 3-4 पॉइंट दिए गए हैं, वो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर उतार दिए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सारे के सारे आंसर्स आपको अनसीन पैसेज के अंदर ही मिलने वाले हैं, बाहर से कुछ भी नहीं देखना। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज कंट्रीब्यूटेड टू द एनवायरमेंटल क्राइसिस इन सेवरल वेज, कैसे फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर ज्यादा रिलायंस हो चुकी है एमिशन के लिए, डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट और वाटर वेस्ट जो है इंडस्ट्रीज का, जिसकी वजह से वाटर एयर सॉइल जो है उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला है, और उसका इंपैक्ट ये है कि ह्यूमन हेल्थ और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी इंपैक्ट देखने को मिला है। इंपैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन ऑन द एनवायरमेंटल इंक्लूड्स conversions of forest and natural habitat into agricultural lands and urban areas disrupt ecosystem, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटीज एक्सटिंक्ट हो रही है और प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज के ऊपर भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सच एज दी excessive use of chemical fertilizers and pesticides result in soil degradation, water pollution and further loss of the biodiversity, और इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटीज का फर्दर लॉस देखने को मिल रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लो, इस पूरे के पूरे सैंपल पेपर को डिस्कस करने का सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि आप लोगों को फैमिलियर किया जा सके कि आपसे सीबीएसई कैसे आंसर्स को एक्सपेक्ट करता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी, और अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है और आप बहुत अच्छी तरह से सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आप लोगों के साथ इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।